खानदान आगे न बढ़ाएंगे तो मरने पर खुदा को क्या जवाब देंगे आप? इरफान ने पूछा। खुदा को छोड़ो, मैं अपनी औलाद को क्या जवाब दूंगा? जब वो पूछेगी, अब्बा मेरे हाथ क्यों नहीं है, अब्बा मेरे पैर मरियल गधे की तरह क्यों है, इन्हें ऐसा किसने बनाया, तब मैं क्या जवाब दूंगा उन्हें? बोलो। फिरोज शेख जावेद से मुखातिब होकर बोला, तुम बताओ मियाँ, तुम भी मेरी तरह अपाहिज हो। अगर तुम्हारी आने वाली औलाद भी तुम्हारी तरह पैदा हो, खुदा ना करे ऐसा हो, मगर मान लो ऐसा हो तो तुम क्या जवाब दोगे उसे बताओ मुझे। फिरोज शेख के अप्रत्याशित प्रश्न से जावेद के जिस्म में सिरहन दौड़ गई। वह अपनी गर्भवती बेगम मिसबाह को याद करने लगा। उसका रोम रोम सिरहन की ठंडी तरंग से उसे डरा रहा था। वो खुद से कहने लगा, मैं आपको कैसे बताऊं, जो आप सोचते हैं वही मेरा भी सोचना है। मैं क्या कहूँगा अपनी औलाद से? कुछ बोलो बरखुरदार, चुप क्यों हो गए? फिरोज शेख ने फिर से पूछकर जावेद को झकझोर दिया। मैं अपनी औलाद से यही कहूँगा कि। जावेद एक पल को रुककर आगे बोला, खुदा ने जिस फर्ज को निभाने के लिए हमें जमीन पर भेजा है, हमें उसे पूरा करना चाहिए। फिर वो फर्ज हमें अपाहिज होकर ही क्यों न करना पड़े। अगर हम वो फर्ज नहीं निभाते तो अल्लाह हमसे नाराज हो जाता है। शायद इसलिए उसने हमें अपाहिज बनाकर ये लानत दी है। मैं यही कहूँगा अपनी औलाद से। कहते हुए जावेद फिरोज शेख की आंखों में देखने लगा। फिरोज शेख जज्बाती हो रहा था, लेकिन कुछ ही पलों में उसके चेहरे का भाव बदल गया। वो एकदम से बिगड़ उठा और आवाज में कर्कशपन लाते हुए बोला, अल्लाह किसी को लानतें नहीं देता बरखुरदार, अल्लाह सिर्फ रहमतें बरसाता है। ये हम हैं और हमारे कर्म जो हमें ऐसी यातना और पीड़ा भोगने को मजबूर करते हैं। उद्धरण चिन्ह। आप कर्म के सिद्धांत को मानते हैं? इरफान फिरोज शेख को कर्म की बात करते देख हैरान हुआ। वो फकीर फिर से उसके ध्यान में आ गया जो उसे वर्तमान में मिला था। कौन नहीं मानेगा कर्म के सिद्धांत को? फिरोज शेख उबलते हुए बोला, हिंदुओं का ये सिद्धांत दुनिया को चला रहा है जनाब, इससे कोई अछूता नहीं है। उद्धरण चिन्ह। आप हिंदू मान्यताओं की तरफदारी करना चाह रहे हैं। लगता है आपका उनसे गहरा ताल्लुक रहा है। इरफान के मन में कुछ प्रश्न कौंध गए। ताल्लुकात क्यों न होगा, हम इनकी धरती पर ही आश्रित बने हुए हैं। फिर तुम और मैं है भी कौन बरखुरदार? फिरोज शेख ने इरफान की आंखों में आंखें डालते हुए पूछा। मतलब? इरफान फिरोज शेख की बात समझ नहीं पाया। तुम्हारा मजहब क्या है? फिरोज शेख ने प्रश्न बदलते हुए पूछा। मैं एक मुसलमान हूँ, इरफान ने जवाब दिया। झूठ, सरासर झूठ। तुम एक हिंदू हो, तुम भी और मैं भी। फिरोज शेख ने जावेद और खुद की ओर संकेत करते हुए कहा। वो बहुत गंभीर था। आप क्या कह रहे हैं? जावेद को हैरत हुई। हा, फिरोज शेख हंसते हुए बकने लगा, चौंक गए न? पर यही सच है। अपना इतिहास जानो बरखुरदार, अपना इतिहास। वो तुम्हें बताएगा कि कौन क्या है, कौन किसे चला रहा है। खैर, शायद तब भी हम मानना नहीं चाहेंगे। मैं नहीं समझ पा रहा आप क्या कहना चाहते हैं, लेकिन आपकी बातें मुझे एक फकीर की याद दिलाती है। वह भी आपकी तरह ही बातें करता था। वैसे हम ये बहस और तर्क वितर्क क्यों कर रहे हैं? इरफान ने पूछा। तुम्हें ही दिलचस्पी थी जानने की कि मेरे ताल्लुकात किससे हैं। वैसे क्या कहता था तुम्हारा फकीर? फिरोज शेख ने इरफान द्वारा बताए फकीर के बारे में पूछा। वह भी यही कहते थे कि अपना इतिहास खंगालो। जावेद मुझे उनके पास लेकर गया था। हम जावेद के घर आने वाली औलाद के लिए दुआ करने उसके पास गए थे। उद्धरण चिन्ह। औलाद के लिए दुआ करने? फिरोज शेख ने कहते हुए जावेद की ओर देखा था। हाँ, आपकी तरह मेरे खानदान में भी अपाहिज बच्चों के पैदा होने का सिलसिला चल रहा है। आपके पहले की पीढ़ियों की तरह मेरे पुरखे भी अपाहिज पैदा होते रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। यकीन नहीं होता। फिरोज शेख को हैरत हुई। मुझे भी यकीन नहीं होता अगर वो फकीर मुझसे भी किसी बहुआ या लानत का जिक्र न करता। हमने उसे ढोंगी, पाखंडी और फरेबी समझा था। उद्धरण चिन्ह। जावेद ने बताया। क्या ये सच है? फिरोज शेख ने इरफान से पूछा। इरफान ने गर्दन हिलाकर जावेद की बात पर मौन सहमति प्रकट की।
आपकी बातों को सुनने से लगता है कि मेरे खानदान में किसी तरह की बहुआ लगी है। पर क्या और कौन सी, इस बारे में बिल्कुल अनजान हूँ मैं। आपके खानदान में कौन सी बहुआ या लानत लगी है? जावेद ने फिरोज शेख से कहते हुए उम्मीद की किरण चाही। वह मैं तुम्हें क्यों बताऊं? फिरोज शेख नजरें तिरोड़ते हुए बोला। बता दीजिए, क्या पता शायद आपका और हमारा खानदान एक ही बहुआ के असर में हो। खुदा के लिए बता दीजिए कि आपके खानदान में कौन सी हुआ लगी है और वो कैसे लगी है? जावेद ने विनती करते हुए कहा। इस पर फिरोज शेख चुप हो गया और जावेद व इरफान की आंखों में देखने लगा। वो सोचने लगा कि ये कौन अजनबी है जो मेरे पास आए है। निश्चित ही मेरे परिवार के लोगों ने इन्हें नहीं भेजा है। ठीक है, मैं बताता हूँ, वह बोला। फिर एक पल की खामोशी रही और वो आगे कहने लगा, पर मैं ज्यादा नहीं जानता। जिस तरह तुम्हें इल्म नहीं है, मुझे भी नहीं है। फिर भी मैं कुछ जानता हूँ, जो मैंने अपने बड़े बुजुर्गों के मुंह से कभी गलती से सुन लिया था। जितना जानते हैं, उतना ही बता दीजिए। इरफान ने अपने बैठने की स्थिति बदलते हुए कहा। वो गौर से सुनना चाहता था। उस वक्त मैं बहुत छोटा था, शायद 8-10 बरस की उम्र थी मेरी। फिरोज शेख कहने लगा, मैं अपने पैरों से लाचार था, इसलिए मेरा ज्यादातर वक्त घर के अंदर या कभी आंगन में बीतता था, जिस वजह से घर के लोगों की बातचीत पर मेरे कान लगे रहते थे। दादा और परदादा की बातचीत मुझे बहुत लुभाती थी। वे दोनों जब भी किसी मसले पर बात करते तो मैं खुद को उन्हें सुनने से रोक ना पाता था, क्योंकि उनकी बातचीत में जिंदगी की सीखें होती थीं। एक दिन मैं रोज की तरह अपने कमरे में बैठा था कि मुझे मेरे परदादा की बात सुनाई दी। उस रोज वे मेरे बारे में ही गुफ्तगू कर रहे थे। मैं पैरों को घसीटता हुआ दरवाजे की चौखट पर पहुंच गया। मेरे परदादा एक बद्दुआ का जिक्र कर रहे थे। क्या आपके परदादा भी अपंग थे? जावेद ने पूछा। हाँ, उनकी पैदाइश से उनके दोनों हाथ कमजोर और सामान्य से छोटे थे। उनका होना न होना बराबर था, ठीक तुम्हारे पैर की तरह। उद्धरण चिन्ह। क्या सच में? इरफान को हैरत हुई। हाँ, उनके हाथ बहुत छोटे थे, पर उनका चेहरा बड़ा ही रोबीला था। उनकी आंखों में एक अलग ही नूर था। नूर होता भी क्यों नहीं, आखिर वो एक पीर थे। क्या? जावेद का मुख खुला रहा गया। पर हमने तो सुना था कि आपके पुरखे बादशाह के महल में थे। इरफान ने पूछा। बादशाह उनके आगे सिर झुकाता था। उनकी वजह से ही मेरे दादा बादशाह के यहाँ नौकर हो पाए। वे हिसाब किताब की नकलें उतारा करते थे। आजकल सोचने लगा हूँ कि कहीं मैं अपने परदादा के नक्शे कदम पर तो नहीं चल रहा। उनकी बातों का बड़ा असर रहा है मुझ पर। भले ही उस वक्त मैं छोटा था, लेकिन चेहरा और उनकी आंखें अब भी नहीं भूला हूँ। वे हरदम अल्लाह को याद करते रहते थे। वे अक्सर दिल्ली की जमाली कमाली मस्जिद में बैठते थे। वहाँ खूब कवालियाँ गाई जाती थीं। शाह आलम वहाँ खुद आता था। फिरोज शेख अतीत में खोसा गया था। वह याद करने लगा कि कैसे वो दिल्ली स्थित अपना घर छोड़कर कलकत्ता भाग गया था, जहाँ से नाव में सवार होकर वो किसी तरह रंगून पहुँचा था। शाह आलम, ये कौन है? जावेद ने पूछते हुए इरफान को देखा। इरफान भी शून्य होकर जावेद का मुंह ताकने लगा। उसे तुरंत कुछ याद न आया कि शाह आलम कौन था। तुम दोनों कौन सी दुनिया से आए हो? शाह आलम को नहीं जानते? वो दिल्ली की गद्दी पर राज करता था। फिरोज शेख नाराज होते हुए बोला, उसे अली गौहर के नाम से भी जाना जाता है। मेरे परदादा ने ही अली गौहर को कहा था कि दिल्ली से भाग जा वरना अंधा हो जाएगा और तेरा परिवार भूखों मरेगा। लेकिन वो माना नहीं। 1788 में गुलाम कादिर ने दिल्ली पर धावा बोल अली गौहर को कैद कर लिया। उसके बेटों को मार दिया गया था। 1-2 बचकर निकल भागे थे, मगर तब भी उसके खानदान की इज्जत, उसकी औरतों को बलात्कार किया गया। नोच नोच कर उनके जिस्म की चमड़ी को छीला गया, उन्हें भूखों मारा गया। जिन्होंने गुलाम कदीर के साथ हम बिस्तर होने से इनकार किया, उन्हें उसने अपने वफादारों के सुपुर्द कर दिया, तोहफे के रूप में, ताकि वे मजा लूट सकें। उद्धरण चिन्ह। क्या आपके परदादा अब भी जिंदा है? इरफान सोच रहा था कि अगर फिरोज शेख के परदादा जिंदा हो तो उनसे मिल लिया जाए, लेकिन कैसी बात करते हो?
फिरोज शेख बेरुखी से बोला, अगर वे जिंदा होते तो मैं क्या उस बद्दुआ या लानत के बारे में खुद न जान लेता। उद्धरण चिन्ह। लेकिन कुछ देर पहले तो आपने कहा कि आप जानते हैं, नहीं क्या? जावेद ने कहा, मैं अब इतना जानता हूं कि मेरे खानदान में किसी की बद्दुआ लगी है। उस दिन जब मैं दहलीज पर बैठा उन्हें सुन रहा तो वे मेरे दादा से कह रहा थे, फिरोज की औलाद पर भी बद्दुआ का असर रहेगा। ये भी एक कारण है कि मैं घर से भाग निकला था। इसलिए मैंने सोचा कि जब मैं शादी ही नहीं करूंगा तो मेरी औलाद कैसे होगी। और मैं अगले ही दिन भाग निकला। उसी दिन वे मर गए। काश मेरे परदादा कुछ साल और जिंदा रह जाते तो मैं वापस जाकर उनसे खुद पूछा लेता कि हमारे खानदान में किसकी बद्दुआ लगी है, जो खत्म ही नहीं होती, चाहे कितनी ही मन्नतें मांग लो। उद्धरण चिन्ह। आपके अब्बा को भी नहीं पता था बद्दुआ के बारे में? नहीं, उन्होंने किसी को नहीं बताया। कहते थे जिसको बताना था बता दिया है। फिरोज शेख की बात सुन दोनों समय यात्री एक दूसरे को देखने लगे। वे जान गए कि इस भिखारी के पास उन्हें देने को इससे अधिक कुछ नहीं था। अब उन्हें वहां से प्रस्थान करना था, लेकिन इससे पहले दोनों ने कुछ और समय फिरोज शेख के साथ बिताया। यूरो YQ पाउंड एस समय ही वो कड़ी है जो भूत, भविष्य और वर्तमान को जोड़ती है। 14 हम बूढ़े हो जाएंगे। घड़ी पूरी तरह से चार्ज नहीं हुई थी। दुनिया युद्ध के बवंडर में फंस गई थी। सभी और अशांति थी। मिसबा को खेत में मिले सैनिक ने कहा भी था कि युद्ध चल रहा है, लेकिन मिसबा ये समझ नहीं पाई कि सैनिक ने उससे ये क्यों पूछा कि क्या वह मुस्लिम है। दरअसल वह एक ऐसा दौर था जब दुनिया में इस्लामिक कट्टरता के विरुद्ध भीषण नफरत की आग फैली हुई थी। शायद वो युद्ध की एक वजह भी था। आफताब और मिसबा ने गौर नहीं किया, लेकिन अन्य देशों के विमान भी उस वक्त आसमान में थे। खैर, मिसबा को गुप्तचर समझ लिया गया था। इससे पहले कि सैनिक चारों ओर से उसे और आफताब को घेरते, मिसबा आफताब को लेकर खेत में से अदृश्य हो गई थी। हड़बड़ी में उसने ये भी नहीं देखा कि उसने घड़ी में कौन सा समय सेट किया था। जब बहुत देर तक दोनों समय की सुरंग में यात्रा करते रहे तो आफताब ने पूछा, अम्मी हम कहाँ जा रहे हैं? पता नहीं। मिसबा घड़ी देखने लगी। डायल पर अंकित अंकों ने उसे चौंका दिया। वो सन 3038 में जा रही थी। इतने लंबे समय में जाने के लिए घड़ी में ऊर्जा नहीं होगी और न ही एक बार में इतनी दूर तक जाया जा सकता है। खुद से कहते हुए वह चिंतित हो गई। अब क्या होगा? उसके मुख से निकला। आफताब ने घड़ी में अंक देखे तो वह भी चौंक गया। हम बीच में फंस जाएंगे, उसने कहा। हमें कुछ करना होगा। मिसबा घड़ी के बटनों से छेड़छाड़ करने को हुई, लेकिन आफताब ने उसे चेताते हुए रोक लिया। ऐसा मत करो अम्मी, अब यही तरीका है कि घड़ी की बैटरी खत्म होने दो। हम कहीं तो रुकेंगे ही। उद्धरण चिन्ह। हाँ, लेकिन घड़ी दोबारा शुरू नहीं हुई तो? मिसबा को संदेह था कि घड़ी की ऊर्जा खत्म होने पर वह फिर काम भी करेगी। ऐसा क्यों होगा भला? आफताब ने पूछा। पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है। आप बेवजह परेशान हो रही हो। शायद मेरा वहम है। उद्धरण चिन्ह। परेशान मत हो, धूप मिलते ही घड़ी शुरू हो जाएगी। आफताब ने मिसबा की शंका को दूर करते हुए समझाना चाहा। मिसबा ने धैर्य रखा। कुछ ही देर में घड़ी की ऊर्जा खत्म हो गई और दोनों माँ बेटे किसी सुनसान और अज्ञात स्थान पर प्रकट हुए। प्रकट होते ही दोनों को उल्टी होने लगी। मिसबा ने देखा उसकी उल्टी उसके मुंह से जमीन पर गिरकर बह रही थी। फिर उसे एहसास हुआ कि वह भीग रही है। आफताब भी अपनी बैसाखी का सहारा लेकर खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। वह भी भीग रहा था। दरअसल वे जहां में प्रकट हुए थे वहां मौसम खराब था। आंधी के साथ मूसलाधार बारिश हो रही थी। बादल गरज रहे थे। बिजली कड़क रही थी। खांसते हुए दोनों ने आसमान में नजर उठाए। बौछारें उन पर मुंह के बरसा रही थीं। दोनों उससे बचने के लिए भागने लगे। मिसबा ने घड़ी को पानी से बचाने के लिए उस पर अपना हाथ रख दिया और आफताब का हाथ पकड़कर इधर उधर देखने लगी। क्या हम किसी खेल के मैदान में हैं? मिसबा को घास और पिच नजर आया। उसने मैदान की सीमा के पार कई सारी कुर्सियों भी देखीं। लगता तो यही है कि ये एक क्रिकेट स्टेडियम है, आफताब ने आसपास देखते हुए कहा। लेकिन उसकी आवाज़ बादलों की गर्जना में खो गई।
वह अब भी समय यात्रा के प्रभाव खांसी पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था। वह वास्तव में भी एक खेल का मैदान था। तभी उन्हें पवेलियन की ओर जाते रास्ते पर एक शेड नजर आया। मूसलाधार बारिश से बचते हुए वे उस ओर यानी दर्शक दीर्घा की तरफ दौड़े। आफताब को बैसाखी के सहारे चलने में थोड़ी कठिनाई हो रही थी क्योंकि मैदान की घास पर फिसलन थी। वह 2-3 बार गिरते हुए बचा। उसे मिसबा ने सहारा दिया था और कसकर उसका हाथ थाम लिया ताकि वो दोबारा न गिरे। जल्दी वे शेड के नीचे आश्रय लिए खड़े थे। यहाँ तो जोरदार बारिश हो रही है, आफताब ने अपना चेहरा पोंछते हुए कहा। मिसबा भी अपने दुपट्टे से खुद को पोंछने लगी। फिर उसने आफताब को भी पोंछा। तुम भीग गए हो, उद्धरण चिन्ह। ज्यादा नहीं, आफताब ने कहा। बारिश को भी यहीं होना था। वैसे हम हैं कहाँ? मिसबा ने आफताब का चेहरा पोंछते हुए पूछा। हम क्रिकेट ग्राउंड में हैं। आफताब ने मैदान को ठीक से देखते हुए कहा। वह तो मुझे भी दिख रहा है। मैं जगह के बारे में पूछ रही हूँ। मिसबा घड़ी में देखने लगी। घड़ी बंद हो चुकी थी। वह इधर उधर देखने लगी। आफताब पवेलियन की ओर बढ़ते हुए इमारत की ओर जा रहा था। इस पर मिसबा ने उसे टोकते हुए पूछा, कहाँ जा रहे हो? लगा, देखने जा रहा हूँ कि हम कहाँ हैं। कहते हुए आफताब पलटकर आगे जाने। रुको, मैं भी आती हूँ। मिसबा ने अपना सलवार झाड़ा और बैग उठाकर आफताब के पीछे हो ली। कुछ ही देर में वे एक चैनल गेट के पास पहुंच गए। चैनल गेट यूं ही लगा हुआ था। मिसबा ने गेट का हैंडल पकड़कर सरका दिया। दोनों चैनल गेट के पार हो गए। फिर वे एक गलियारे में पहुंचे जहां से आगे बढ़ने पर उन्हें एक हॉल नजर आया। मिसबा इधर उधर नजर दौड़कर स्विच बोर्ड ढूंढने लगी। उसे एक दीवार पर बोर्ड मिल गया। उसने हाथ बढ़ाकर तुरंत ही बत्तियां जला दी। बत्तियां जलते ही हॉल में लगी कई क्रिकेटरों की तस्वीरें चमचमा उठीं। वे तस्वीरें उसी क्रिकेट मैदान की थी। कुछ तस्वीरों के नीचे तस्वीर की अहमियत बताते हुए वाक्य भी लिखे हुए थे। आफताब ने एक तस्वीर के पास जाते हुए पढ़ा, 2 अप्रैल 2011, वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई। भारत ने श्रीलंका को 10वें वर्ल्ड कप में हराकर विश्व कप जीता। आफताब ने देखा एस धोनी और उसकी टीम वर्ल्ड कप के साथ जश्न मना रही थी। हम मुंबई में हैं, अम्मी। आफताब ने तस्वीर को देखते हुए मिसबा से कहा। अच्छा, मिसबा ने तस्वीर पर एक नज़र डालते हुए कहा। वह तस्वीरों से दूर एक चमचमाती मशीन के पास खड़ी थी जिसमें फास्ट फूड के पैकेट रखे हुए थे। क्या तुम्हें भूख लगी है? उसने आफताब की से पूछा। हाँ, लगी तो है। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, श्रीलंका। आफताब तस्वीरों को देखते हुए मिसबा की ओर बढ़ गया। क्या तुम जानते हो यह मशीन कैसे काम करती है? मिसबा को मशीन की कार्यप्रणाली समझ नहीं आ रही थी। आया, मैं देखता हूँ। आफताब बैसाखियों को खड़खड़ाता हुआ मशीन के पास। मशीन और उसके कांच के भीतर आकर्षक पैकिंग में खाने पीने की वस्तुएं या फास्ट फूड उसके मुंह में पानी ला रही थी। वह देर तक मशीन को ऊपर से नीचे तक घूरता रहा। फिर उसने कहा, शायद इसमें कोई कार्ड डालना होगा। कैसा कार्ड? मिसबा ने पूछा। एटीएम कार्ड जैसा कुछ। आफताब ने मशीन के एक और पतली रेखा के पर उंगली रखते हुए उस पर लिखे निर्देश को पढ़ते हुए बताया, यहाँ लिखा है, देखो। अपना टोकन यहाँ डालें, उद्धरण चिन्ह। पर हमारे पास तो टोकन है ही नहीं। मिसबा ने कहा, क्या मैं मशीन का कांच फोड़ दूं? आफताब ने बैसाखी पर अपने हाथों को मजबूत करते हुए पूछा। नहीं, कांच मत तोड़ना, मैं कुछ करती हूँ। कहते हुए मिसबा ने अपने साथ लाए बैग की जिप खोलने लगी। फिर उसने बैग के भीतर हाथ डाल दिया। जब उसका हाथ बाहर आया तो उसके हाथ में एक अत्याधुनिक यंत्र था जिसे डॉक्टर शून्य रामावली ने उसे दिया था। मिसबा डॉक्टर शून्य रामावली की बात याद करने लगी। इस घड़ी के साथ यह डिवाइस भी रखो। संभव है भविष्य में तुम्हारा सामना किसी ऐसी मशीन, जैसे कोई बंद दरवाजा, खाना देने वाली मशीन या ऐसे ही कोई और मशीन जिससे काम लेने में तुम्हें कठिनाई हो, तब इस डिवाइस की मदद से उसे खोलना। ये बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। तुम्हें इस बटन को दबाना होगा और तुम्हारा काम हो जाएगा। यह मशीन अपना काम कर देगी। उद्धरण चिन्ह। स्टोर रामवल्ली की बात का स्मरण कर मिसबा डिवाइस के लाल बटन को देखने लगी।
उसने डिवाइस को मशीन के पास लगा दिया। आफताब डिवाइस को चकित भाव से देख रहा था। लाल बटन दबाते ही मशीन में एक आवाज हुई। उससे एक तरह की तरंगें बाहर निकलने लगीं। मिसबा और आफताब उसका कंपन महसूस कर सकते थे। कुछ ही देर में फास्ट फूड के सामान से भरी हुई मशीन अपने आप फास्ट फूड के पैकेट निकालकर बाहर उड़ेलने लगी। आफताब उन पैकेट पर झपट पड़ा। मिसबा ने डिवाइस एक ओर रख दिया और खुद मशीन से पीने के पानी की बोतल और खाने के पैकेट उठाने लगी। फिर दोनों उस सोफे पर बैठ गए जो उस हॉल की शान में चार चांद लगा रहा था। वे आराम से पेट पूजा करने लगे। अभी उन्होंने फास्ट फूड के पैकेट को आधा भी नहीं खत्म किया था कि मिसबा की नज़रें सामने की दीवार पर गई। दीवार पर एक डिजिटल घड़ी टंगी हुई थी जो चौंकाने वाला समय बता रही थी 15 जून 2056 शाम 4 बजे। हम 2056 में ही पहुंचे हैं, मिसबा के मुंह से निकला। इस पर आफताब ने भी घड़ी की ओर देखा। हमें घड़ी को पूरी तरह से चार्ज करना होगा। शायद कम बैटरी के कारण घड़ी ठीक से काम नहीं कर रही है, आफताब ने कहते हुए पॉपकॉर्न मुंह में डाल लिया। पता नहीं बारिश कब रुकेगी। मिसबा सामने गलियारे के बाहर चैनल गेट की ओर देखने लगी। मैदान में पानी की बौछारों की आवाज़ अब भी आ रही थी। उसने श्वास छोड़ते हुए पॉपकॉर्न के पैकेट में हाथ डाल दिया और बारिश के रुकने का इंतजार करने लगी। दोनों माँ बेटे ने मिलकर 5-7 पैकेट खा लिए और हॉल में लगे टीवी पर स्टेडियम में हुए खेलों की हाईलाइट्स देखने लगे। टीवी पर किसी दूसरे चैनल की व्यवस्था नहीं थी, जैसे हॉटस्टार या डिज्नी का सब्सक्रिप्शन। 2 घंटे इंतजार करने के बाद भी बारिश नहीं रुकी। थककर आफताब वहीं सोफे पर सो गया था। मिसबा भी झपकी लेने लगी थी। दोनों को कितनी देर हुई उन्हें पता नहीं चला। जब मिसबा की आंख खुली तो उसने देखा आफताब अब भी सोफे पर सो रहा था। उसकी बैसाखी सोफे के किनारे से लगी हुई थी। मिसबा ने दीवार घड़ी पर नजर डाली। घड़ी रात के 9:30 बजा रही थी। उसे सोते हुए लगभग 5 घंटे बीत चुके थे। उसने गलियारे के आगे चैनल गेट की ओर देखा। बारिश बंद नहीं हुई थी। उसने अपने होंठ दबा लिए और खुद से कहने लगी, लगता है सुबह तक का इंतजार करना होगा। उसके चेहरे पर चिंता की रेखाएं नजर आ रही थीं। वो उठी और बाथरूम ढूंढने लगी। उसे गलियारे के पास दाईं ओर बाथरूम मिल गया। सब तरफ अंधेरा था जिस कारण उसे आगे बढ़ने के लिए स्विच बोर्ड ढूंढ हुए बत्तियां जलानी पड़ रही थीं। जब वह बाथरूम से फ्रेश होकर बाहर आई तब तक आफताब भी उठ चुका था। तो तुम जाग गए, उसने आफताब से कहा। बारिश बंद नहीं हुई न? आफताब ने बाहर देखते हुए कहा। हाँ, मिसबा सोफे पर बैठते हुए बोली। मतलब हमें एक रात इसी समय में रुकना होगा। उद्धरण चिन्ह शायद से, मिसबा में अनमने भाव से कहा। उसकी चिंता बढ़ रही थी। बारिश बंद नहीं होने से वह परेशान हो रही थी। मतलब कल सुबह तक मैं 17 साल का हो जाऊंगा। आफताब चहकते हुए बोला, एक रात में मेरी उम्र 5 साल बढ़ जाएगी। ये खुश होने की बात नहीं है आफताब, मिसबा ने आफताब को डांटते हुए कहा। ने, क्यों? खुश होने की बात क्यों नहीं है अम्मी? आफताब ने पूछा। क्योंकि तुम्हारी साथ मेरी उम्र भी बढ़ जाएगी और हमारे पास तुम्हारे साइज के कपड़े नहीं हैं। तुम्हें इन्हीं कपड़ों से काम चलाना होगा या फिर हमें बाहर जाना होगा। उद्धरण चिन्ह पर आपने तो बैग में कपड़े रखे थे, मैं शायद उन्हें भूल गई। पर ये बताओ तुम्हें कैसे पता चला कि यहाँ रुकने पर हमारी उम्र 5 साल बढ़ जाएगी? मिसबा ने पूछा। जब वो डॉक्टर अंकल आपसे मिलने घर आए थे, मैं आप दोनों की बातें सुन रहा था। आफताब ने सिर नीचे करते हुए कहा। उसे लगा कि मिसबा उसे डांटेगी, लेकिन मिसबा ने उसे नहीं डांटा। अच्छा तो फिर तुम्हें पता होगा कि अगर ये बारिश 3 दिन तक नहीं रुकी तो तुम 27 साल के हो जाओगे और मैं 45 साल की। कहते हुए ने मिसबा को गुस्सा आने लगा। वो समझ गई थी कि क्यों डॉक्टर शून्य रामावली ने आफताब को उसके साथ भेजने के लिए उकसाया था। वह जानता था कि मैं कभी आफताब से नहीं मिल पाऊंगी। मिसबा मन ही बड़बड़ी हुई बोली। आप क्या कह रही हैं अम्मी? आफताब ने उससे पूछा। कुछ नहीं। मिसबा उठकर दरवाजे के पास चली गई और वहां से बारिश को देखने लगी। मिसबा याद करने लगी। डॉक्टर ने कहा था कि घड़ी सौर ऊर्जा से चार्ज होगी।
मगर अब वो परेशान थी क्योंकि उसे इल्म हो गया था कि भविष्य में आकर वो फंस जाएगी। बाहर रह रहकर बिजली कड़क रही थी। बादल गरजते हुए बरस रहे थे। यूरो क्यू पाउंड एस, कौन कहता है समय रुकता नहीं। 15। मेरा मकसद क्या है। वर्तमान सन 2012। डॉक्टर शून्य रामावली का बंगला। सहस्त्रबाहु, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि समय बहती हुई नदी की तरह है जिसकी हर बाह चुकी धारा अतीत का हिस्सा बन जाती है और जो धारा बहना शेष है वही भविष्य है। डॉक्टर शून्य रामावली कुछ समझाना चाह रहा था लेकिन तभी सहस्त्रबाहु बोल पड़ा। मुझे अच्छी तरह से याद है। सहस्त्रबाहु ने डॉक्टर शून्य रामावली की बात काटते हुए कहा। दोनों वर्तमान में थे। वो वर्तमान जिसमें सहस्त्रबाहु को कुछ चिंताएं थीं, जैसे कि जावेद और इरफान अतीत से वापस कैसे आएंगे और भविष्य में एक प्रयोग की पूर्ति हेतु भेजी गई मिसबा अपने पुत्र के साथ वापस कब लौटेगी। उसे जानना था कि आखिर डॉक्टर शून्य रामावली क्या चाहता था। फिर क्या सोच रहे हो? डॉक्टर शून्य रामावली ने पूछा। तुम जानते हो मैं क्या सोच रहा हूँ। सहस्त्रबाहु ने सिगरेट फूंकते हुए कहा। परेशान मत हो, वो ठीक ही होंगे। उद्धरण चिन्ह। मैंने तुम्हारा साथ देकर बहुत बड़ी गलती कर दी है डॉक्टर। ये प्रयोग कुछ ज्यादा ही डरा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे कई वॉलंटियर अपनी जान गंवा चुके हैं। उद्धरण। तुम्हारी चिंता जायज है, लेकिन तुम फिक्र मत करो। बस उसे समय के स्रोत के उस बिंदु तक पहुंचने दो जहां पहुंचने के लिए मैंने उसे निर्देश दिया है। डॉक्टर शून्य रामावली ने सहस्त्रबाहु को समझाना चाहा। अगर वो समय के उस बिंदु तक नहीं पहुंचे तो कोई गड़बड़ी हो गई तो। सहस्त्रबाहु ने धुआं उगलते हुए पूछा। फिर मुझे अफसोस से कहना होगा कि उस लंगड़े जावेद की बीवी बूढ़ी हो चुकी होगी। शायद भविष्य के किसी समय में जहां मौसम खराब हो उसकी मौत हो जाए। पर तब भी चिंता की बात नहीं है। उसका बेटा आफताब समय यात्रा पूरा करेगा और उस बिंदु तक पहुंचेगा। आखिर उसे भी पता है कि मैंने मिसबा क्या क्या कहा था। वो छिपकर हमारी बातें सुन रहा था। मुझे आशा है उसे सब याद होगा। अगर मेरा काम हो गया तो वो अपने लंगड़े बाप से जरूर मिलेगा और अच्छी बात यह है कि उसका बाप और उसका चाचा जिसे वो पहली बार देखेगा सही सलामत होंगे, ठीक वैसे जैसे वो गए थे। यही तो समय की खूबी है। आप हजारों साल अतीत में गुजार सकते हैं इस इंतजार में कि काम पूरा होने के बाद घर वापसी कैसे होगी, लेकिन आप भविष्य में एक दिन नहीं गुजार सकते क्योंकि आप बूढ़े हो जाते हो। डॉक्टर शून्य रामावली शराब का गिलास पकड़े हुए अपने ज्ञान पर इतराने लगा। ये खेल नहीं है डॉक्टर, ये खेल नहीं होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अभी अपनी लैब में लेकर चलो। मैं देखना चाहता हूँ वे कहाँ हैं। सहस्त्रबाहु ने कठोरता से कहते हुए अपनी सिगरेट एस्ट्रे में बुझा दी। लैब में तुम्हारे काम की कोई चीज नहीं है। जो कुछ अंदर है उससे तुम अच्छी तरह वाकिफ हो। उद्धरण चिन्ह। मुझे वो स्क्रीन देखनी है। उद्धरण चिन्ह। स्क्रीन सिर्फ घड़ी की पोजीशन बताती है, इससे अधिक तुम जान नहीं पाओगे। 17। तभी डॉक्टर शून्य रामावली का रसोइया कमरे में आ गया। वह दोपहर के लंच में बनाए जाने वाले खाने के बारे में पूछने आया था। लंच में क्या लोगे सहस्त्रबाहु? डॉक्टर शून्य रामावली ने सहस्त्रबाहु से पूछा। कुछ भी ले आओ। सहस्त्रबाहु रसोइये की ओर देखे बिना बोला। एक बार फिर वो अतीत में घटी घटनाओं के बारे में सोच रहा था कि कैसे टाइम मशीन चुराने और उसका इस्तेमाल करने पर वह दुर्घटना में घायल हो गया था। कैसे वो 2 महीने अस्पताल में गुजारने के बाद पागलों की तरह डॉक्टर शून्य रामावली को खोजता रहा। सरकारी अनुसंधान केंद्रों और बड़े बड़े विज्ञान शोध संस्थानों व विश्वविद्यालयों में उसने डॉक्टर शून्य रामावली का पता लगाना चाहता था, लेकिन हर जगह उसे असफलता मिलती रही। कोई कहता था कि डॉक्टर शून्य रामावली विदेश गए हैं। कोई कहता था वो एकांत में जी रहे हैं। किसी ने कहा उन्होंने वीआरएस ले लिया है, पर किसी को यह नहीं मालूम था कि डॉक्टर शून्य रामावली विदेश में कहाँ गए हैं या अपना एकांतवास किस स्थान पर गुजार रहे हैं। 4 साल तक सहस्त्रबाहु डॉक्टर शून्य रामावली की खोज में लगा रहा। फिर एक दिन डॉक्टर शून्य रामावली ने खुद ही अपने को सहस्त्रबाहु के सामने ला खड़ा किया। उस दिन भी वो आज की तरह ही हैरान परेशान सा बैठा था। वो एक
बार एंड रेस्टोरेंट था। बहुत महंगा और 5 सितारा बार एंड रेस्टोरेंट। उसने कुछ ऑर्डर नहीं किया था, बस वो अपनी डायरी में कलम घसीट रहा था। शायद डॉक्टर शून्य रामावली के बारे में उसकी खोजबीन चल रही थी। बैराई हाथ बांधे सहस्त्रबाहु के ऑर्डर देने की प्रतीक्षा में खड़ा था, ठीक उसी तरह जिस तरह अभी डॉक्टर शून्य रामावली का रसोइया पास में खड़ा था। क्या लेंगे सर? बैरे ने पूछा था। कुछ भी ले आओ। तब भी सहस्त्रबाहु ने यही जवाब दिया था जो उसने थोड़ी देर पहले दिया था। बैराई असमंजस में पड़कर सहस्त्रबाहु की मनः स्थिति का अंदाजा लगाने लगा। वह पूछना चाहता था, जैसे, सर आप कुछ परेशान दिखते हैं, लेकिन उसने कुछ भी नहीं पूछा क्योंकि उस समय एक व्यक्ति रेस्टोरेंट के दरवाजे से भीतर आता हुआ दिखाई दे रहा था और वो सीधे उधर ही आ रहा था। वो डॉक्टर शून्य रामावली था। वह 4 साल से ज्यादा समय बाद अचानक से प्रकट हो गया था। उसे जरूरत नहीं थी कि वह अपनी घड़ी, द रियल टाइम मशीन चुराए जाने के बाद सहस्त्रबाहु से मिलता, लेकिन वह आ गया था, जैसे वह जानता था कि सहस्त्रबाहु उसे पागलों की तरह खोज रहा है। गया, वह सहस्त्रबाहु की टेबल तक आया और कुर्सी सरकाकर उसके पास में बैठ, कुछ ढंग का ऑर्डर किया हो तो मैं भी खाऊं। उसने सहस्त्रबाहु का ध्यान डायरी से खींचने की कोशिश की। एक अजनबी आवाज सुनकर सहस्त्रबाहु ने गर्दन उठाकर देखा। वह अवाक रह गया। डॉक्टर शून्य रामावली साक्षात उसके सामने बैठा था। डॉक्टर शून्य रामावली आप? उसके मुख से निकला। क्या मेरे बारे में ही लिख रहे हो? डॉक्टर शून्य रामावली ने सहस्त्रबाहु की डायरी पर नजर डालते हुए कहा, हाँ शायद मेरे बारे में ही है। सहस्त्रबाहु कुछ कहना ही चाहता था कि डॉक्टर ने हाथ के संकेत से उसे रोकते हुए कहा, माफी मांगने की जरूरत नहीं है पत्रकार महोदय। जो बीत गया सो बीत गया। मैं उस घटना को भूल चुका हूँ। मैं भूल चुका हूँ कि तुमने मेरी घड़ी चुराई थी। बताओ खाने में क्या ऑर्डर कर रहे हो? मैं बहुत दूर से आया हूँ और मुझे भूख लग रही है। ये बैराई भी कब से तुम्हारे ऑर्डर की बाँट जोह रहा है। डॉक्टर शून्य रामावली ने रोबीले अंदाज में कहते हुए बैरे को देखा। बैराई मुस्कुरा दिया। सब ले आओ, जो भी यहाँ सबसे बढ़िया मिलता है। सहस्त्रबाहु ने उत्तेजित होते हुए बैरे से कहा। इस पर बैराई उत्साह प्रदर्शित करते हुए चला गया। आपने मुझे कैसे ढूंढा? सहस्त्रबाहु ने अपना पहला सवाल किया। उसकी जिज्ञासा चरम पर थी। अगर तुम किसी को खोज रहे हो तो उसे मालूम होना चाहिए कि तुम कहाँ हो। डॉक्टर शून्य रामावली रहस्यपूर्ण शब्दों से अपनी बात की शुरुआत की। मुझे मालूम था तुम यहाँ हो और यह भी मालूम था कि तुम मुझे कब से खोज रहे थे। डॉक्टर शून्य रामावली कुर्सी के बल आराम से टिक गया। समझा, शायद आपने समय में जाकर मुझे देखा होगा। सहस्त्रबाहु अंदाजा लगाने लगा, पर उसका अंदाजा गलत साबित हुआ। नहीं, तुम्हारी घड़ी की सुई वहीं अटकी है। मुझे उन विभागों से जानकारी मिली जहां तुमने मेरे बारे में पूछताछ की और वहां की खाक छानते हुए अपने जूते घिसवाए। डॉक्टर शून्य रामावली ने जवाब दिया। पर आपने तो वीआरएस ले लिया था, है ना? सहस्त्रबाहु ने पूछा। एक तरह से हाँ और एक तरह से ना। डॉक्टर शून्य रामावली टेबल पर रखी महंगी शराब की बोतल से गिलास भरने लगा। मैं समझा नहीं, सर। सहस्त्रबाहु ने कहा। वो मेरा खुद का काम है। शोध संस्थान में मेरा काम कुछ और था। डॉक्टर शून्य रामावली ने कहा। मतलब वो? सहस्त्रबाहु के कहने से पहले ही डॉक्टर शून्य रामावली ने कहा। वो मेरी निजी खोज है। समय यात्रा करवाने वाली द रियल टाइम मशीन मेरा अब तक का सबसे महान और दुनिया बदलने वाला आविष्कार है। उद्धरण चिन्ह। मुझे अफसोस है, मैंने आपकी वो घड़ी घुमा दी। पता नहीं वो कैसे बंद हो गई थी। मैं एक हाईवे पर प्रकट हुआ था। सहस्त्रबाहु याद करने लगा। और वहीं तुम्हें एक वाहन ने टक्कर मारी। उसे मैंने ही बंद किया था। डॉक्टर शून्य रामावली ने रहस्योद्घाटन किया। सहस्त्रबाहु चौंक गया। चौंको मत पत्रकार महोदय, आज तुम जिंदा हो तो मेरी वजह से ही। मैंने ही तुम्हें अस्पताल पहुंचाया था। मैं जानता था। सहस्त्रबाहु उत्तेजित होते हुए कहने लगा, मुझे हर पल लगता था कि मुझे अस्पताल पहुंचाने वाला और कोई नहीं आप थे। मेरे परिवार को खबर देने वाले भी आप ही थे।
मैं आपको शुक्रिया कहना चाहता था। उद्धरण चिन्ह। तो क्या सिर्फ शुक्रिया कहने के लिए मुझे खोज रहे थे? अब तो तुम बहुत मालदार बन चुके हो, खुद का अखबार भी चला रहे हो, सुना है मीडिया हाउस भी खोलने वाले हो। भविष्य में एक दिन की यात्रा ने तुम्हें कहां से कहां पहुंचा दिया, है न? आप सब जानते हैं। सहस्त्रबाहु के मुख से निकला। क्या तुम मेरी घड़ी चाहते थे? डॉक्टर शून्य रामावली ने गिलास होठों से लगाते हुए कहा, या तुम फिर से भविष्य में जाना चाहते थे, ताकि वह जान सको जो घटने वाला है, अपने और ज्यादा फायदे के लिए। क्यों, मैंने सही कहा न? मुझे लग रहा था कि सबक मिलने के बाद तुम्हारी अकल ठीक हो गई होगी, पर शायद मैं गलत था। उद्धरण चिन्ह। डॉक्टर शून्य रामावली शराब पीने लगा। उस दिन अनजाने में की गई समय यात्रा ने मेरा जीवन बदल दिया है डॉक्टर। सहस्त्रबाहु के मन में भावनाओं का ज्वार उमड़ रहा था। पेट्रोल पंप पर देखा एक पोस्टर और अखबार की प्रति में पड़ी कुछ खबरों से मैंने 4 साल में वो सब पा लिया है जिसे शायद मैं 40 साल में भी नहीं पा सकता था। मैंने करोड़ों का मुनाफा कमाया है। सहस्त्रबाहु अति उत्साहित होकर अपनी तरक्की के विषय में बताना चाहता था, लेकिन डॉक्टर शून्य रामावली ने उसकी बात काटते हुए कहा, लेकिन फिर भी तुम्हें तृप्ति नहीं है। तुम और प्राप्त करना चाहते हो, पैसा नहीं, पर कुछ और, है न? हाँ, पर वो क्या है मुझे नहीं मालूम। शायद इसलिए मैं आपको खोजता फिर रहा था। सहस्त्रबाहु ने श्वास छोड़ते हुए कहा, क्या तुम दुनिया पर राज करना चाहते हो? डॉक्टर शून्य रामावली ने सहस्त्रबाहु ने की आंखों में आंखें डालते हुए पूछा। शायद हाँ, अगर आप और हम मिल जाए तो ये बहुत आसान हो जाएगा। हम पूरी दुनिया पर राज कर सकते हैं। सहस्त्रबाहु ने कहा, हम? तुम्हारी जुबान पर हम कहाँ से आ गया पत्रकार महोदय? वो घड़ी मेरी है। अगर दुनिया पर राज करना होगा तो मैं कर लूँगा, लेकिन मेरा मकसद वो नहीं है और नहीं तुम्हारा मकसद वो होना चाहिए। ये बहुत छोटी चीज़ होगी। द रियल टाइम मशीन किसी और कारण से बनाई गई है। डॉक्टर शून्य रामावली अपना गिलास गटक गया। आप दुनिया को अपनी मुट्ठी में नहीं करना चाहते हैं। इससे बड़ा मकसद और क्या हो सकता है? मैं जानना चाहता हूँ, डॉक्टर। सहस्त्रबाहु आश्चर्य से उसको देख रहा था। उसे डॉक्टर शून्य रामावली एक अबूझ पहेली लग रहा था। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी जैसी छोटी सोच रखने वाला व्यक्ति उस मकसद के आसपास भी सोच सकता है। वैसे मैं उस मकसद के बारे में बताने तुम्हारे पास नहीं आया था। मैं तुम्हारी इच्छा शक्ति को परखने के इरादे से तुम्हारे पास आया था। सोचा था कि शायद तुम मेरे कुछ काम आ सको, लेकिन जैसा कि मुझे पहली मुलाकात में ही समझ लेना था कि मैं गलत था। उद्धरण चिन्ह। क्या आप वाकई मेरी लगन और इच्छा शक्ति से प्रभावित होकर मुझसे मिलने आए हैं? मुझे ढूंढते हुए। सहस्त्रबाहु को यकीन नहीं हो रहा था। वह डॉक्टर रामावली का इरादा भांप लेना चाहता था। मैं तुम्हारी तरह झूठा नहीं हूँ, पत्रकार सहस्त्रबाहु। उद्धरण चिन्ह। उसी वक्त बैराई थालियां लेकर आ गया था। ये हमारे यहाँ की सबसे अच्छी और बेहतरीन डिशेज हैं सर। उसने थालियां टेबल पर सजा दी। आशा करता हूँ आपको पसंद आएगी। और बैराई पीछे खड़े होकर सहस्त्रबाहु और डॉक्टर शून्य रामावली द्वारा खाने का पहला निवाला मुख में रखे जाने की प्रतीक्षा करने लगा। वो दोनों से पकवानों के स्वादिष्ट होने की प्रशंसा सुनना चाहता था। उसे वह प्रशंसा डॉक्टर शून्य रामावली ने दी जब उसने नैपकिन गले और जांघ पर रखकर पहला निवाला मुंह में रखा। ये वाकई लाजवाब है। फिर वो हर व्यंजन का स्वाद लेकर उसके संबंध में कुछ शब्द कहने लगा। वाह, ये तो और भी खूब है। अरे, इसका जवाब नहीं। मैं रसोइये से मिलना चाहूँगा। इससे तुमने कौन से मसाले का उपयोग किया है? मुझे रसोइये को बधाई देना होगी। खाने को लेकर उसकी तारीफ हैरान करने वाली थी। कम से कम सहस्त्रबाहु को वो कुछ ज्यादा ही हैरान कर रही थी। भला इतना महान आदमी खाने को लेकर इतना अति प्रतिक्रियात्मकवादी कैसे हो सकता है? खाना तो साधारण है। हाँ, कुछ व्यंजन का स्वाद लाजवाब है, लेकिन तब भी क्या ये सब इसका दिखावा तो नहीं है? कहीं वह मुझे। सहस्त्रबाहु ने खाने की तारीफ करते हुए बैरे को वहां से जाने को कह दिया। फिर जब उससे रहा नहीं गया तो उसने डॉक्टर शून्य रामावली से पूछा, मैं चकित हूँ कि आप जैसा महान व्यक्ति मुझसे मिलने आ गया। क्या आप वाकई मुझसे मिलना चाहते थे? हाँ,
पर अब मैंने अपना इरादा बदल लिया है। डॉक्टर शून्य रामावल्ली खाने की प्लेट में चम्मच और छुरी चलाते हुए बोला। क्यों? सिर्फ इसलिए कि मैंने शक्तिशाली होने की संभावनाओं को समझा और अपने कदम उस दिशा में बढ़ा लिए। आप एक वैज्ञानिक हैं और मैं एक महत्वाकांक्षी नवयुवक। हम एक हादसे की वजह से मिले, लेकिन उस हादसे ने मेरा जीवन बदल दिया है। ये बात आपको समझनी चाहिए। समय यात्रा के एक दिन ने मेरे अंदर का सब कुछ बदल दिया है। फिर आपकी और मेरी उम्र और अनुभव में भी जमीन आसमान का अंतर है। मैं कैसे आपके स्तर पर सोच सकता हूँ? मुझमें इतना ज्ञान कहाँ है? आप एक बार फिर से सोचिए डॉक्टर, मैं आपके बहुत काम आ सकता हूँ। ऐसा कोई काम नहीं जो मैं कर न सकूं। उद्धरण चिन्ह। अच्छा, जरा सोचने दो फिर। डॉक्टर शून्य रामावल्ली खाना चबाते हुए बोला, क्या मुझे तुम्हारी बात पर यकीन कर लेना चाहिए? कहीं तुम मुझे फिर से धोखा तो नहीं दोगे? डॉक्टर शून्य रामावल्ली गौर से सहस्त्रबाहु की आंखों में झांकने लगा। आप मुझ पर उतना ही विश्वास कर सकते हैं जितना आप खुद पर करते हैं। यकीन मानिए, मैं आपको अब दोबारा धोखा नहीं दूंगा और ना ही आपकी घड़ी चुराऊंगा। जब तक आप खुद नहीं देंगे, मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगा। उद्धरण चिन्ह। घड़ी तो तुम्हें यूं भी नहीं मिलने वाली है। कम से कम तब तक नहीं जब तक मैं तुमको लेकर किसी ठोस निर्णय पर नहीं पहुंचता। डॉक्टर शून्य रामावल्ली व्यंजनों का मजा लूटते हुए बोला, पर तुम मेरे साथ काम करोगे। मैं तुम पर जोखिम लूंगा। सच? आप मुझे क्या काम देंगे सर? सहस्त्रबाहु ने पूछा। पहले खाना खाओ, फिर मैं विस्तार से तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारा काम क्या होगा। बस शर्त ये रहेगी कि तुम वो सब करोगे जो मैं तुमसे करने को कहूँगा और तुम कभी कारण नहीं पूछोगे कि मैं क्या चाहता हूँ। समय आने पर मैं तुम्हें सब बताऊंगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपको कभी निराश नहीं करूँगा। कहते हुए सहस्त्रबाहु ने कांटे छुरी उठा लिए और दूसरे व्यंजन पर गड़ा दिए। पर आपको मुझे ये जरूर बताना होगा कि समय यात्रा के पीछे कौन से सिद्धांत काम करते हैं। खासकर हमें उल्टी क्यों होती है? वैसे मैंने गौर किया था कि आपको जरा भी उल्टी नहीं हुई थी। उद्धरण चिन्ह। खाना खाते समय उल्टी की बात नहीं करना चाहिए पत्रकार महोदय। डॉक्टर शून्य रामावल्ली ने सहस्त्रबाहु को टोकते हुए कहा। माफ कीजिएगा, सहस्त्रबाहु ने कहा, मैं समय के सिद्धांतों के बारे में तुम्हें बता दूंगा, बशर्ते तुम समझ पाओ। डॉक्टर रामावल्ली ने कहते हुए सहस्त्रबाहु को देखा। यूरो क्यू पाउंड एस। समय एक भूल भुलैया है। 1772 मेहरौली, दिल्ली। जमाली कमाली मस्जिद। 16 उसने कहा था। अली गौहर उर्फ शाह आलम पूरे ठाट बाट से सजे हुए घोड़ों, हाथियों, दर्जनों गुलामों और सेना के लश्कर के साथ मस्जिद में सजदा करने आ रहा था। उसके साथ कुछ हिंदू सिपहसालार भी थे, जो उसके साथ या उसके पीछे चल रहे थे। सभी अपने घोड़ों पर थे। उन्होंने राजसी पोशाकें पहन रखी थीं। दास दासियां कई सारे थाल और टोकरियां लेकर आगे आगे चल रहे थे। मस्जिद के मार्ग में जो भी व्यक्ति उस लश्कर को देख रहा था, उसकी आंखें चमत्कृत हो रही थीं और वो रास्ते से एक और हटकर लश्कर को आगे जाने का मार्ग दे रहा था। जब लश्कर मस्जिद के बाहर पहुंच गया तब अली गौहर अपने घोड़े से उतरा। उसने अपनी मौजरी उतारी और भीतर दाखिल हो गया। उसके साथ उसके करीबी और अंगरक्षक भी मस्जिद में दाखिल हुए। केवल उसके हिंदू सिपहसालार मस्जिद के बाहर रुके रहे। मस्जिद के भीतर एक स्थान विशेष पर मंच बना हुआ था, जहां अल्लाह के नाम का कलमा पढ़ते हुए कुछ सूफी फकीर नाच गा रहे थे। वहां बाईं ओर खंबे का सहारा लिए एक पीर भी बैठा हुआ था, जो तल्लीनता से अल्लाह को याद करता हुआ मदमस्त हो रहा था। उस पीर के दोनों हाथ नहीं थे। वो अपने घुटनों के बल बैठा हुआ था। उसके कंधे पर एक दुशाला ढकी हुई थी जो उसके अर्ध विकसित हाथों को ढक रही थी। जब शाह आलम वहां पहुंचा तो उसने अपने दोनों हाथ फैलाकर अल्लाह को याद किया। फिर वो कुछ मौलवियों और सूफी फकीरों से मिलने, उन्हें अपने साथ लाए चादर, अशरफियां आदि देने के बाद पीर की तरफ बढ़ गया, जिसकी आंखें बंद थीं और वह दूसरों की तरह उसके आने से प्रभावित नहीं हुआ था। वह अपनी मस्ती में सूफी संगीत का मजा ले रहा था। वो अपने परवरदिगार को याद कर रहा था। अली गौहर ने उसके आगे झुककर सजदा किया। वह घुटनों के बल बैठकर उसके पैरों में गिर गया। जैसा आपने कहा था, वैसा ही हुआ बाबा। उसने पीर से कहा,
पूरे 12 साल बाद मैं दिल्ली लौटा हूँ। तो तूने अपने वालिद के कत्ल का बदला पूरा कर लिया। पीर ने बिना अपनी आंखें खोले शाह से कहा। वह पूरी तरह से मस्त था। बहुत तकलीफें उठाई, जिद्दोजहद किया, अपने चाहने वालों को इकट्ठा किया, उन्हें मनाया, राजी किया, तब जाकर कहीं ये हो पाया। एक लंबा वक्त लगा, लेकिन हाँ, मैंने कर दिखाया। मैंने अपने वालिद का बदला पूरा कर लिया। उद्धरण चिन्ह। तो अब क्या चाहता है तू? पीर ने पूछा। उसने अब भी आंखें नहीं खोली थीं। आपके लिए कुछ तोहफे लाया था, इन्हें कबूल करिए, कहते हुए शाह ने गुलामों को इशारा किया। गुलाम बड़े बड़े थाल लिए पीर के सामने आ गए। मंच पर अब भी कव्वाली गाई जा रही थी। सूफी फकीरों ने सम्राट के आने पर अपनी कव्वाली बंद नहीं की थी। ये तोहफे तो तू जरूरतमंदों में बांट दे, मुझे इनकी जरूरत नहीं। ये अल्लाह का घर है, यहाँ अल्लाह का नाम ले। आ बैठ मेरे पास और थोड़ी देर तू अल्लाह का नाम ले। पीर ने शाह को आदेशात्मक स्वर में कहा। जरूर बैठता, लेकिन अभी मुझे किले पर जाना है। मेरे हमनवा, मेरे साथी, मेरे मददगार, मेरे सिपहसलार मेरी राह देख रहे हैं। अली गौहर ने कहा। क्या वे वही हैं जिन्होंने तेरी कई लड़ाइयों में मदद की, तेरा हमेशा साथ दिया? पीर ने पूछा। हाँ, वे लोग वही हैं, मेरे हिंदू दोस्त, शाह ने बताया। फिर 2 पल ठहरकर उसने कहा, मैं जाना चाहता हूँ, इजाज़त दीजिए। तो जाना, किसने रोका है तुझे? पीर ने बेरुखी से कहा। पर अभी तक अपनी आंखें नहीं खोलीं। अगर एक बार आंखें खोलकर मुझे देख लेते तो मेरे जी को तसल्ली होती। जानता हूँ, बेवक्त आपके पास चला आया पर खुद को रोक न सका। सीधे यहीं आया हूँ, शाह ने दरखास्त करते हुए कहा। आंखें तो मैंने तेरे लिए ही बंद कर रखी हैं अली गौहर। उद्धरण चिन्ह। क्या, मेरे लिए? शाह को हैरत हुई। हाँ, तेरे लिए ही आंखें बंद कर अल्लाह से दुआ कर रहा था कि वो तुझे एक लंबे वक्त तक गद्दी पर बैठाए रखे। पर लगता है जैसे आज मेरी दुआ उस तक नहीं जा रही। पीर ने कहा। ऐसा क्यों कहते हैं बाबा? ऐसा कहने की क्या वजह है? शाह के माथे पर बल पड़ गए। वह सोचने लगा कि जरूर पीर की बातों में कोई रहस्य है। जितने नेक काम करने हैं, कर ले शाह। अल्लाह ने तुझे 12 साल और दिए हैं। आज से और अभी से गिनती कर ले, 12 साल। इसके बाद तू सम्राट नहीं रहेगा और न तेरा कोई वंशज शाह होगा। जो होगा वह भी कठपुतली की तरह। पीर आंखें बंद किए अपनी बात कहता रहा। आप मुझे डरा रहे हैं बाबा? शाह को चिंता होने लगी। तू डरे तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? खुदा तुझे हिम्मत दे, दिमाग दे। अब तेरे लिए यही दुआ कर सकता हूँ। सबसे काम लेना, सबसे चौकन्ना रहना और दुश्मनों का आभास मिलने पर जगह छोड़ देना। और हाँ, अपनी आंखों से रोज खुले आसमान को देखना। आसमान अल्लाह की याद दिलाता है, दिल्ली की गद्दी और तोहफे नहीं। आसमान को देखने से तेरी हिफाजत होती रहेगी। ऐसा करने में कोई भूल न हो, याद रखना। पीर ने शाह को कुछ इशारे दिए। गर किसी रोज मैं भूल गया तो? शाह ने घबराते हुए पूछा। तो समझना तेरा वक्त खत्म होने वाला है। जा, अब दिल्ली की गद्दी तेरा इंतजार कर रही है। ये कहने के बाद पहली बार पीर ने आंखें खोलकर शाह को देखा और उसे ऊपर से नीचे तक देखता रहा, मानो अपनी आंखों से उसके जिस्म पर कोई कवच चढ़ा रहा था। फिर उसने कुछ कलमे पढ़े और शाह को निर्देश दिया कि वो तोहफे ज़रूरतमंदों में बांटता जाए। शाह ने वैसा ही करने का आदेश अपने गुलामों को दिया। मस्जिद के बाहर बैठे लोगों में थाल उड़ा दिए गए। आखिर में जाते हुए शाह ने पीर के सामने सिर झुकाया। वह पीर का हाथ लेकर चूमना चाहता था लेकिन पीर के हाथ नहीं थे, सो वो देर तक झुका रहा। फिर जैसा वो आया था वैसा ही चला गया, अपने काफिले और लश्कर के ठाट बाट के साथ। शाह के जाते ही पीर ने दोबारा आंखें बंद कर लीं। वो फिर से मस्त उठा। वो फिर से अल्लाह का नाम लेते हुए कुछ गुनगुनाने लगा। कहाँ उसको पाऊंगा मैं? न सोच तू ओ मुसाफिर, वो पास ही तेरे बैठा है। तू रुक जा, तू ठहर जा, तू थम जा। कौन राह अपनाऊंगा मैं? शाह के मस्जिद से दूर। न सोच तू ओ मुसाफिर, हर राह उस तक जाती है, तू देख, तू समझ, तू जान ले। क्या मंजिल पाऊंगा मैं? न सोच तू ओ मुसाफिर, वो खुद ही चला आएगा। तू पुकार,
तू याद कर, तू नाम ले। जाते ही जावेद और इरफान सूफी फकीरों के आगे से उठे और एक कोने में जाकर बात करने लगे। फिरोज शेख ने सही कहा था, शाह तुम्हारे पुरखों के पास आता था, हम बिल्कुल सही समय पर पहुंचे हैं। इरफान ने उत्तेजित होते हुए जावेद से कहा। जावेद तिरछी नज़र से पीर को देख रहा था। उसकी शक्ल उसके दादा से खूब मिल रही थी। क्या ये वक्त सही होगा उनसे मिलने के लिए? जावेद पीर की मस्ती में खलल नहीं डालना चाहता था। क्यों नहीं, अभी अभी शाह उससे मिलकर गया है, फिर वो जिस तरह से भविष्य की बात पहले ही बता सकता है, क्या पता वो हमें तुम्हारा इतिहास भी बता दे। सोचो जावेद मियाँ, इस बारे में सोचो। इरफान ने जावेद से कहा। लेकिन वो खुदा की इबादत कर रहे हैं। जावेद झिझक रहा था, वो कुछ देर इंतजार करना चाहता था। इबादत कर रहे हैं इसलिए यह और माकूल वक्त है। शायद हमारे सवालों के जवाब आज ही मिल जाएं। चलो, हमें देर नहीं करनी चाहिए। और इरफान जावेद को कंधों से पकड़ते हुए पीर के पास चलने के लिए उसे प्रेरित किया। जावेद अपनी बैसाखी का सहारा लेकर आगे बढ़ने लगा। इरफान ने अपनी टोपी सही की। वह चारों ओर नजर दौड़ते हुए आगे बढ़ने लगा। तुमने घड़ी को धूप कब दिखाई थी? इरफान ने बीच रास्ते में जावेद से पूछा। सफर पर निकलने से पहले, जावेद ने कहा। घड़ी पूरी तरह से चार्ज कर लेना क्योंकि मुझे महसूस हो रहा है कि शायद हमें अब सीधे एक लंबे सफर पर जाना पड़ेगा। अगर घड़ी में ऊर्जा नहीं हुई तो हम बीच में फंस सकते हैं। इरफान ने बताया। देखते हैं। दोनों पीर के पास पहुंचने ही वाले थे। वे चुप हो गए। मस्ती में झूमते हुए पीर के कंधों से रेशमी शाल नीचे गिर गई थी, जिसे पास से गुजर रहे एक व्यक्ति ने उठाकर फिर से उसके कंधों पर डाल दिया। जावेद और इरफान को वहां आया देख उसने दोनों को सलाम किया। गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जावेद और इरफान ने साथ में जवाब दिया। कहिए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? व्यक्ति ने दोनों से पूछा। हम इनसे मिलने आए थे। जावेद ने पीर की ओर संकेत करते हुए कहा। अच्छा, तो कुछ पल इंतजार करिए, कहते हुए व्यक्ति वहां से चला। उसके जाते ही कुछ देर बाद पीर बड़बड़ाने लगा। दो दोस्त, दो हमसफर, दो सायात्री बीते वक्त में आए हैं अपने वर्तमान को ढूंढते हुए। उसने कहा था वो आएंगे। आज वे दोनों आ पहुंचे हैं। उद्धरण चिन्ह। पीर के मुख से अपने संबंध में भविष्यवाणी सुन जावेद और इरफान आश्चर्यचकित रह गए। वे भौचक्के से पीर को देखने लगे। उन्हें जरा भी उम्मीद नहीं थी कि पीर इन शब्दों में उनका इस्तकबाल करेगा। दोनों हैरानी से एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। अच्छा हुआ तुमने शाह के जाने तक इंतजार किया। पीर ने आंखें खोलते हुए सबसे पहले जावेद को देखा। फिर उसने इरफान की ओर नजर डाली और आगे कहने लगा। आखिरकार वही हुआ जो उसने कहा था। अल्लाह का शुक्र है, मुझे ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। पीर अल्लाह का शुक्रिया मानते हुए जज्बाती हो गया और कोई कलमा पढ़ने लगा। जावेद और इरफान चकित भाव से उसे देख रहे थे। फिर कुछ देर में पीर सामान्य होते हुए बोला, हैरान मत हो, मुझे मालूम था कि तुम दोनों आओगे। उसने मुझे पहले ही बता दिया था। उसने दोनों को देखते हुए कहा। किसने बता दिया था बाबा? और क्या आप हमें जानते हैं? जावेद ने पीर से पूछा। और नहीं तो क्या, दो दोस्त, दो हमसफर, दो समय के मुसाफिर, बहुत दूर कहीं भविष्य से पीछे आए हैं। उद्धरण चिन्ह। पीर द्वारा अपने शब्दों को दोहराते देख इरफान चौकन्ना हो गया। वह इधर उधर देखते हुए पीर के पैरों के पास बैठ गया और धीरे से बोला, क्या आप वाकई जानते हैं हम कौन हैं? उद्धरण चिन्ह। मंच पर सूफी फकीरों की टोली गीत संगीत में मसरूफ थी। अल्लाह के नाम की कवालियां मस्जिद में गूंज रही थी। जावेद ने अपनी बैसाखी को दीवार का सहारा देकर टिका दिया और पीर के पास दूसरी ओर बैठ गया। बताइए बाबा, क्या आप हमें जानते हैं? इरफान ने पीर को चुप देख पूछा। ज्यादा तो नहीं, लेकिन उसने कहा था। पीर ने इरफान से कहा। किसने कहा था बाबा? आप बार बार किसकी बात कर रहे हैं? अब जावेद ने पूछा। एक उच्च कोटि के योगी ने बताया था। कुंभ के मेले में मुलाकात हुई थी हमारी, मेरे दरवेश का आदेश था तो मैं गया था। उस वजह के बारे में जानने के लिए जिस वजह को जानने के लिए तुम भी आए हो, है कि नहीं मेरे बेटे?
मेरी छठी पीढ़ी से अपने परदादा के परदादा से मिलने के लिए। कहते हुए पीर की आंखों में आंसू आ गए। जावेद भी भावुक हो उठा। पीर रोने लगा था। वह जावेद को बाहों में लेकर दुलारना चाहता था। वह उसका माथा चूमते हुए अपना प्यार देना चाहता था, लेकिन उसके दोनों हाथ नहीं थे। वह बेबस था। मेरे पास आओ बेटे, आओ और मेरे गले लगो। उसने जावेद को गले लगाने की इच्छा व्यक्त की। उसकी भावनाओं के उमड़ते ज्वार को देखकर जावेद खुद को रोक न पाया। उसके सब्र का बांध अब टूट रहा था। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उसने रोते हुए इरफान को देखा। वह सोच रहा था कि क्या करे। तभी पीर बोल उठा, सोचो मत मेरे बेटे, मैं जानता हूँ तुम कौन हो और क्यों आए हो। पीर ने जावेद को सभी आशंकाओं से मुक्त रहने का संकेत दिया। अब जावेद उस पीर के पास सरक गया और उसके सीने से जा लगा। पीर ने अपने खुरदुरे होठों से जावेद का माथा चूम लिया। वो क्षण बहुत ही अद्भुत और अतुलनीय था। समय यात्रा में 238 साल सफ़र करने के बाद पहली बार ऐसा वक्त आया था जब जावेद को अपने पुरखे से ठीक गले लगने का मौका मिला था, वरना अभी तक वो सिर्फ शिष्टाचारवशी सबसे गले मिलता रहा था। इसके अतिरिक्त ये भी पहली बार था कि उसके किसी वंशज ने उसे पहचान लिया था, अन्यथा अभी तक जावेद ने अपनी पहचान जाहिर नहीं होने दी थी। उसने अपने जज्बातों पर तीव्रता से काबू किया हुआ था। वह जिन जिन से भी मिला था, चाहे वे उसके दादा थे, परदादा थे या परदादा थे, वह किसी से भी नहीं कह पाया था कि वह कौन है, जबकि उसकी दिली ख्वाहिश थी कि वो सबको बता देना चाहता था कि देखिए, मैं आपका पोता हूँ, मैं आपका परपोता हूँ, मैं आपका परपोता हूँ। वो कुछ नहीं कह सका था क्योंकि समय यात्रा पर जाने से पहले तय यही हुआ था कि वे अपनी पहचान छिपा कर रखेंगे। अब तक के सफ़र में उन्होंने अपने निश्चय का पालन भी किया था, लेकिन जमाली कमाली मस्जिद में समय ठहर गया था। वह पल अप्रत्याशित, असामान्य और अनौपचारिक था। तीव्र भावनाओं का ज्वार परपोते और उसके परदादा के दिल में उफान मार रहा था। जब जावेद ने पीर के आलिंगन से खुद को अलग किया तो कुछ पल तक दोनों के बीच खामोशी रही। वे एक दूसरे को देखते हुए खुशी के आंसू बहाते रहे। उनका मिलन ही ऐसा था। फिर पीर ने इरफान को गले लगाया। तुम इसके दोस्त हो? पीर ने पूछा। जी, सही फरमाया आपने, इरफान ने कहा। अच्छा, पहले ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? अब पीर ने जावेद से पूछा। जावेद शेख, जावेद ने बताया। और तुम्हारे वालिद का? उमर शेख, उद्धरण चिन्ह। और तुम्हारे दादा का नाम अब्दुल रहमान रजा शेख। जावेद समझ गया कि पीर क्या पूछना चाहता था। उसने पीर को सबके नाम बताए। और आगे पीर ने फिर पूछा, रजा शेख के दादा फिरोज शेख। जावेद ने अंत तक आते हुए कहा, और आप है सुल्तान तारिक शेख। उद्धरण चिन्ह, तुम्हें मेरा नाम पता है? पीर ने हैरत जताई। जी, हमारे काजी साहब ने बताया था। मुझे कैसे ढूंढ लिया? आपके पोते ने बता दिया था कि आप यहाँ मिलेंगे। उद्धरण चिन्ह, मेरा पोता भी है। वो कहाँ मिला तुम्हें? बर्मा में। अभी मेरी कोई संतान नहीं है, लेकिन तुम्हारी बातों से लगता है जल्द ही अहमदा की कोख भरेगी। उद्धरण चिन्ह, अहमदा। जावेद सोचने लगा। अहमदा मेरी बीवी यानी तुम्हारी परदादी। मिलना चाहोगे उससे? चलो मैं तुम दोनों को उससे मिलवा दूं। मुझे उठने के लिए सहारा दो। पीर उत्साहित हो गया था। जावेद और इरफान ने उसे सहारा दिया। पीर ने उठते हुए कहा, अहमदा के पास जाकर ही बातें करेंगे, वह बड़ी खुशी होगी। वैसे तुम दोनों उसे मत बताना कौन हो, वो खामखा हैरान परेशान होगी। उसे रूहानी बातें कम समझ। कि तुम आती हैं? उद्धरण चिन्ह, जैसा आप कहें। जावेद और इरफान पीर के इशारे पर निर्देशित दिशा की ओर बढ़ते हुए मस्जिद से बाहर आ गए। मस्जिद में सूफी संगीत अब भी जारी था। यूरोएस, समय का अंत नहीं है, न ही आरंभ, ये बस है। साल 2056, वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई। 17 हमें देर हो गई। सुबह हो चुकी थी लेकिन अब भी बारिश बंद नहीं हुई थी, वरन बारिश ने जोर पकड़ लिया था। मिसबा बार बार घड़ी में वक्त देख परेशान हो रही थी।
आफताब भी हर बीतते सेकंड के साथ घबराहट अनुभव कर रहा था क्योंकि कुछ घंटों बाद दोनों को स्टेडियम में रहते हुए पूरे 24 घंटे बीतने वाले थे। वे अतीत से भविष्य की ओर बढ़ रहे थे, जिस कारण हर बीतते पल के साथ समय की निरंतर प्रवाहित धारा उन्हें जोरदार तरीके से प्रभावित करने वाली थी। डॉक्टर शून्य रामावल्ली के शब्दों में, अगर तुम ज्यादा समय तक एक जगह रुकी रही तो तुम बूढ़ी हो जाओगी। समय की झटका तरंगे हर 24 घंटे बाद तुमसे टकराएंगी, इसलिए चलते रहना बहुत जरूरी है। समय एक बहती हुई नदी की तरह है, जिसकी हर बह चुकी धारा अतीत का हिस्सा बन जाती है और जो धारा अभी बहना शेष है, वही भविष्य है। उस भविष्य में जाने के लिए धारा के विपरीत तैरना होता है। यही कारण है कि समय की उठने वाली तरंगें जोरदार तरीके से प्रभावित करती हैं। मेरी रियल टाइम मशीन तुम्हें उस भविष्य में ले जा सकती है, बशर्ते तुम ये ध्यान रखो कि तुम्हें किसी भी तरह से उस बीच में ज़्यादा देर तक नहीं रुकना है। केवल घड़ी को चार्ज होने में जितना समय लगे उतनी देर रुको और वहां से निकल जाओ। अगर गलती से भी तुम भविष्य में 24 घंटे से ज़्यादा रुक गई तो तुम्हारे जीवन के 5 साल कम हो जाएंगे। तुम्हारी उम्र बढ़ जाएगी। ज़्यादा दिन तक भविष्य में रुकना तुम्हें बूढ़ा बना देगा। उद्धरण चिन्ह। मिसबा सोचने लगी कि अगर बारिश यूं ही चलती रही तो डॉक्टर शून्य रामावल्ली की बात सच हो जाएगी। उसके और आफताब के शरीर पर समय की झटका तरंगों का क्या प्रभाव पड़ेगा, कुछ कहा नहीं जा सकता था। अगर आफताब एकदम से 5 साल बड़ा हो गया तो यह चिंता की बात होगी। वह आफताब के कपड़े साथ में रखना भूल गई थी। बड़े कपड़ों के बारे में तो उसे ख्याल ही नहीं आया था। मेरे ख्याल से तुम्हें एक बड़ी छड़ी ढूंढनी चाहिए। मिसबा अपनी घड़ी को घुमाते हुए आफताब से बोली, शायद यहाँ कोई स्टिक मिल जाए। मिसबा परेशान होते हुए दूसरे कमरों में जाने लगी। एक स्टिक? मुझे स्टिक क्यों चाहिए होगी? आफताब ने उसके पीछे चलते हुए पूछा। घड़ी देखो आफताब, 3.5 घंटे बाद हमें 24 घंटे पूरे हो जाएंगे। टाइम की शॉक वेव हमें अपनी चपेट में ले लेगी। मिसबा की व्यग्रता बढ़ रही थी। उसे डॉक्टर शून्य रामावल्ली की बातें याद आ रही थीं। वो तो मैं भी जानता हूँ, पर इसका स्टिक से क्या वास्ता? आफताब ने पूछा। वैसे ये क्रिकेट स्टेडियम है, यहाँ शायद ही कुछ मिले। आफताब और मिसबा स्टोर रूम ढूंढने लगे क्योंकि एक वही स्थान था जहाँ कोई स्टिक मिल सकती थी। तुम्हारी ऊंचाई बढ़ सकती है आफताब। हम बाहर जाकर तुम्हारे लिए नई बैसाखी खरीद सकते हैं, लेकिन हम भीग जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। यहाँ रेनकोट मिल जाएगा। जब भी बारिश होती है पिच और ग्राउंड को शीट से ढक दिया जाता है। मैंने देखा है वे लोग तेजी से आ जाते हैं और बड़ी सी शीट लेकर ग्राउंड को ढक देते हैं। हमें स्टिक ढूंढने के बजाय रेनकोट ढूंढना चाहिए। उसे पहनकर हम बाहर जा सकते हैं और मेरे लिए नई बैसाखी खरीद सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। तुम्हें मजाक सूझ रहा है? मिसबा उसे डांटते हुए बोली, हम यहाँ घूमने नहीं आए हैं आफताब। सोचो, अगर बारिश नहीं रुकी तो क्या होगा? हम कभी तुम्हारे अब्बा से नहीं मिल पाएंगे। 12 साल से मैं उनके बगैर जी रही हूँ। अब जब उनके जिंदा होने की बात पता चली है, मैं बता नहीं सकती मुझे पर क्या गुजर ही है। मुझसे सब्र नहीं हो रहा। कहते हुए मिसबा रो दी। मुझे माफ कर दो अम्मी, मैं आपको रुलाना नहीं चाहता था। मुझे भी अब्बू से मिलना है। आफताब मिसबा को दिलासा देने लगा, आप यहीं रुको, मैं जल्दी से स्टोर रूम ढूंढता हूँ। कहते हमें आफताब बैसाखी संभालने लगा। नहीं रुको, मैं भी चलती हूँ, मिसबा अपने आंसू पोंछते हुए बोली। फिर दोनों साथ में स्टोर रूम ढूंढने लगे। वे गलियारों में बढ़ते रहे। मिसबा आगे चलते हुए बत्तियां जलाती रही। आफताब बैसाखियां खटखटाता थोड़ा पीछे चलता रहा। वे कई कमरों से होते हुए उस कमरे में दाखिल हुए जहां दीवार के हैंगर पर चाबियां लटकी हुई मिलीं। उसके कुछ आगे जाने पर स्टोर रूम भी नजर आ गया। मिसबा ने चाबी का गुच्छा निकाल लिया। फिर एक एक चाबी दरवाजे में लगाते हुए देखने लगी। एक चाबी से स्टोर रूम खुल गया। वहां क्रिकेट के सामान के साथ कुछ फुटबॉल और हॉकी स्टिक उसे मिल गई। शायद खिलाड़ी फिटनेस के लिए उनका इस्तेमाल करते थे। उसे कुछ खेल की पोशाकें और रेनकोट भी वहीं मिल गए। मिसबा ने अलग अलग साइज के कुछ शर्ट और शॉर्ट्स छांट लिए, कुछ अपने लिए, कुछ आफताब के लिए। काश
हमें घड़ी को चार्ज करने के लिए भी कुछ मिल जाए। मिसबा कपड़ों को बैग में रखते हुए खिड़की की ओर देखने लगी। बारिश तेज हो रही थी। हाई मास्ट की रोशनी शायद घड़ी को चार्ज कर दे। आफताब खिड़की से बाहर मैदान में दिखाई पड़ रहे हैं लाइट्स को देखकर बोला। उसके दिमाग की बत्ती अचानक से जल उठी थी। क्या कहा तुमने? मिसबा चकित होते हुए बाहर देखने लगी। अगर उन्हें जलाकर रोशनी कर दे तो शायद हमारा काम बन जाए। घड़ी चार्ज हो सकती है। स्कूल में मैं अपने सोलर पैनल वाले साइंस प्रोजेक्ट ऐसे ही चलाता था। उनके स्विच ढूंढो, कहते हुए मिसबा ने बैग में कपड़े रख लिए और उठ गई। आफताब ने भी अपनी बैसाखी को संभाल लिया। फिर दोनों मैदान में ऊंचाई पर लगी हाई मास्ट के स्विच को ढूंढते रहे। उन्हें 2 घंटे स्टोर रूम ढूंढने में लग गए थे और 1 घंटा से ज़्यादा स्विच ढूंढने व उसे ऑन करने में लग गया। स्विच ऑन करते ही खट-खट की आवाज़ के साथ हाई मास्ट जल उठे। पानी की बौछारें उसकी रोशनी में और भी स्पष्ट रूप से दिखने लगी थीं। घने बादलों के बीच मैदान में पीली सफ़ेद रोशनी बिखर गई थी। मैं मैदान में पहुंचती हूँ, तुम जल्दी से वहां पहुंचो, मिसबा ने आफताब से कहा और बिजली की गति से मैदान की ओर दौड़ गई। वह चाहती थी कि वक्त पूरा होने से पहले वह मैदान में पहुंच जाए। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था? पहले तो यह निश्चित नहीं था कि टाइम मशीन हेलोजन की रोशनी से चार्ज होने वाली थी और दूसरा कि वह वक्त पर वहां पहुंच पाती। घड़ी को पूरी तरह से चार्ज करने के लिए उसे 1 घंटा चाहिए था। उसने मैदान में पहुंचते ही घड़ी को रोशनी दिखा दी। वो एक शेड के नीचे खड़ी थी, जहां हेलोजन की रोशनी आ रही थी। उसने देखा, घड़ी चार्ज होने लगी थी, पर उसकी गति मंद थी। कुछ ही देर में आफताब की बैसाखियों की खटखट आवाज़ उसके कान में पड़ी। उसने घूमते हुए आफताब को आवाज़ लगाई, जल्दी आओ बेटा वरना हमें देर हो जाएगी। घड़ी 10% चार्ज हो चुकी है। जल्दी आओ और मेरा हाथ पकड़ो। मिसबा की आवाज़ सुनकर आफताब ने अपनी गति बढ़ा दी। उसकी बैसाखी की खटखट बढ़ने लगी थी। उसका हर कदम तेजी से आगे बढ़ रहा था। वह जल्दबाजी में लड़खड़ा सकता था, गिर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसने सधे और नियंत्रित कदम बढ़ाए। वह मिसबा के पास पहुंच गया था। उसने अपना हाथ मिसबा के हाथ में दे दिया था। घड़ी पूरी तरह चार्ज नहीं हुई थी, लेकिन वे वहां से निकल सकते थे। समय की झटका तरंगों से बचने का यही एकमात्र तरीका था। उन्होंने कुछ कपड़े और आफताब के लिए स्टिक ले ली थी, एहतियात के तौर पर। अब बस मिसबा घड़ी का बटन दबाने ही वाली थी कि भविष्य में उनका समय पूरा हो गया। मिसबा ने महसूस किया कि जिस हाथ ने उसे थामा था, वह कुछ बड़ा और भारी हो गया है। उसने देखा समय की झटका तरंगे आफताब को 12 साल से 17 साल का बना रही थीं। सेकंड के कुछ ही अंशों में ये घट चुका था। आफताब की लंबाई बढ़ गई थी। उसकी मांसपेशियां फूल गई थीं। उसका चेहरा बदल गया था। उसके गले पर उभार आ गया था। हल्की मूंछें निकल आई थीं। उसकी टी शर्ट कमर से ऊपर सरक गई थी और कुछ चुस्ती के साथ उसके बदन से चिपक गई थी। यही हाल उसकी जीन्स का हुआ था। उसके बटन खुल गए थे और वो कमर से लटक रही थी। उसका चेहरा, मिसबा ने देखा कि उसका चेहरा हुबहू जावेद के चेहरे से मेल खा रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये सब इतनी जल्दी घट जाएगा। उसकी आंखों से आंसू आ गए। वह आफताब को घूरती रही। फिर उसने अपनी हथेलियों आंसू पोंछे। तभी उसे ख्याल हुआ कि आफताब की उम्र के साथ उसकी उम्र भी बढ़ चुकी होगी। आफताब कातरता से उसे देख रहा था, मानो उसके सामने वो घट गया था जो नहीं घटना चाहिए था। उसने भी मिसबा को बदलते हुए देखा। हालांकि वे बदलाव कुछ ज्यादा नहीं थे, पर बढ़ी हुई उम्र के लक्षण मिसबा में भी दृष्टिगोचर हो रहे थे। मिसबा खुद को थोड़ा भारी अनुभव करने लगी थी। उसका सलवार सूट उसके हर अंग पर दबाव डालता सा महसूस हो रहा था। वो एक खिड़की के पास गई और कांपते हाथों से उसने खुद की शक्ल कांच में देखी। उसके चेहरे की त्वचा कुछ लटक सी गई थी। गले के नीचे चर्बी की परत जम गई थी। उसकी आंखें डर, घबराहट और हैरत के मिश्रित एहसास को प्रकट कर रही थी। मुझे माफ कर दो, अम्मी। मैं और तेजी से नहीं चल पाया, आफताब ने भरी हुई आवाज में कहा।
उसकी बैसाखी उसके हाथ से छूट गई और वह घुटनों के बल गिर गया। संभालो, मिसबा उसे सहारा देने को लपकी। मुझे माफ कर दो अम्मी, आफताब ने फिर कहा। इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। मिसबा ने उसे शांत रहने को कहा। क्या तुम ठीक हो? मिसबा ने उससे पूछा। हाँ, मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि सारी गलती मेरे पैरों की है। अगर ये सही होते तो मैं वक्त पर आपके पास पहुँच जाता। आफताब मायूस होकर अपने पैरों को देखने लगा। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और न तुम्हारे पैरों की। जो होना था, हो गया। इसी बहाने हमें पता तो चल गया कि हमारे साथ क्या हो सकता है। अब हमें जल्दी करनी होगी और बहुत सावधान रहना होगा। तुम अपने कपड़े बदल लो और बैसाखी को यहीं छोड़ दो। अब तुम्हें इस स्टिक के सहारे चलना होगा। बैसाखी छोटी पड़ेगी। मिसबा ने आफताब को स्टिक थमाते हुए कहा और अपने कंधे से बैग उतारकर कुछ कपड़े निकालकर आफताब को दे दिए। आफताब कपड़ों को लेकर एक कोने में चला गया। फिर मिसबा खुद भी अपने कपड़े बदलने के लिए गलियारे में दूसरी ओर चली गई। जाने से पहले उसने अपनी कलाई घड़ी को निकालकर मैदान में शेड के नीचे रख दिया जहां हैलोजन की रोशनी आ रही थी। कुछ देर बाद जब वह आफताब के पास पहुंची तो आफताब कपड़े बदल चुका था। लगा, क्या देख रही हो? आफताब को मिसबा का यूं भूना कुछ अजीब सा। कुछ नहीं, बस तुम्हारे अब्बा की याद आ गई। शायद तुम उनकी तरह दिख रहे हो। उद्धरण चिन्ह। क्या सच में? आफताब खुद को देखने लगा। हाँ, सच में, मिसबा ने कहा। हम अब्बा से मिल तो सकेंगे ना अम्मी? आफताब ने उम्मीद भरी नजरों से मिसबा से पूछा। उसके इस प्रश्न पर मिसबा गहरी सोच में पड़ गई। वो समय यात्रा के अगले पड़ाव के विषय में कुछ नहीं जानती थी क्योंकि यात्रा का अगला पड़ाव घड़ी की ऊर्जा पर निर्भर था। अगर घड़ी पूरी तरह से चार्ज रखी गई और समय की धारा ने उनका साथ दिया तो वे 150 साल या 200 साल आगे जा सकते थे और अगर उनके पड़ाव के बीच कहीं बारिश जैसी विपरीत परिस्थितियां पैदा न हुई तो उन्हें उस बिंदु तक पहुंचने में ज़्यादा वक्त नहीं लगने वाला था जहां डॉक्टर शून्य रामावली उन्हें भेजना चाहता था। कुछ ही देर बाद वे दर्शक दीर्घा में बैठे हुए थे, उसी शेड के नीचे जहां घड़ी रखी हुई थी। वे घड़ी के चार्ज होने की प्रतीक्षा करने लगे। तभी उसे स्टेडियम के गार्ड दौड़ते हुए नजर आए। वे चोर चोर चिल्लाते हुए सीटियां बजा रहे थे। मिसबा उन्हें देख घबरा गई। वो नहीं चाहती थी कि गार्ड्स की नज़र उन पर पड़े और वे किसी मुसीबत में पड़ जाएं। हमें अब चलना चाहिए। मिसबा ने घड़ी कलाई में पहन ली। फिर उसने बैग उठाया। आफताब ने भी अपनी स्टिक उठा ली और उसका हाथ थाम लिया। मिसबा ने घड़ी का बटन दबाया। वे वानखेड़े स्टेडियम से गायब होकर समय सुरंग में प्रवेश कर चुके थे। यूरो-YNES। समय ही सृष्टि है। सन 2010, जैसलमेर, राजस्थान। 18 वॉलंटियर लाकर दो। भविष्य में जाना हमें बूढ़ा कर देता है। उद्धरण चिन्ह। एक बार फिर डॉक्टर शून्य रामावली सहस्त्रबाहु को समझा रहा था। वो भिन्न भिन्न तरीके से सहस्त्रबाहु को समय यात्रा की जटिलता के बारे में बता रहा था। वे दोनों रेस्टोरेंट में दोपहर का खाने के बाद डॉक्टर शून्य रामावली के बंगले पर थे। बार बार एक बात को अलग अलग तरह से बताने पर भी सहस्त्रबाहु को समय यात्रा की पेचीदगी समझने में कठिनाई हो रही थी। सहस्त्रबाहु को समय यात्रा के विषय में और जानना था या किसी विशेष मकसद के लिए टाइम मशीन वापस चाहता था। बात क्या थी डॉक्टर जानता था, लेकिन फिर भी सहस्त्रबाहु के सामने अनजान बना रहा। वो उसे उतना ही बताता था जितना सहस्त्रबाहु उससे सवाल करता था। क्या आप मुझे शुरू से समझा सकते हैं? शायद तब मैं आपके अर्थों का ठीक से मतलब समझ पाऊंगा। सहस्त्रबाहु ने अपनी अज्ञानता जाहिर करते हुए डॉक्टर शून्य रामावली से कहा। ये कोई सिद्धांत नहीं है सहस्त्रबाहु, ये प्रायोगिक रूप से सिद्ध है। देखो, ऐसा है कि हमारे हिंदू शास्त्रों और पुराणों में इसका जिक्र है। ये बात अलग है कि वो बस में कहानियों के रूप में है जिस कारण उसे केवल वही व्यक्ति समझ पाएगा जो उन्हें समझने की दिशा में कदम बढ़ाएगा। उद्धरण चिन्ह। जैसे? सहस्त्रबाहु ने पूछा। जैसे अलग अलग जगह पर समय अलग अलग तरह से चलता है। इसको समझाने के लिए मैं तुम्हें पुराणों की एक कथा सुनाता हूँ। एक बार एक राजा अपनी बेटी को लेकर ब्रह्मलोक पहुंचा। ब्रह्मलोक तो समझते हो न? डॉक्टर शून्य रामावली ने पूछा।
बिल्कुल, मैंने दूरदर्शन पर कई धार्मिक कार्यक्रम देखे हैं और बचपन में कुछ कथाएं भी सुनी हैं। सहस्त्रबाहु ने उत्तर दिया, ठीक है, मतलब तुम ज्यादा नहीं समझते। डॉक्टर शून्य रामावल्ली सहस्त्रबाहु अज्ञान को समझ गया। उसने अपनी बात जारी रखते हुए आगे कहा, तो एक बार एक राजा अपनी बेटी को लेकर ब्रह्मलोक पहुंचा। वो एक अच्छे लड़के से अपनी बेटी की शादी करना चाहता था। उसने कई सारे वरों का चुनाव किया था, पर वह चाहता था कि ब्रह्मा जी स्वयं उसकी पुत्री के लिए एक वर चुनकर उसे बता दें। मगर जब वो अपनी बेटी के साथ ब्रह्मलोक पहुंचा तो उस समय ब्रह्मा जी किसी काम में व्यस्त थे। इसलिए उस राजा को कुछ देर इंतजार करना पड़ा, पृथ्वी के हिसाब से करीब 20 मिनट। फिर ब्रह्मा जी अपना काम पूरा कर उनके पास आए और राजा से उसके आने का कारण पूछा। राजा ने ब्रह्मा जी को अपने आने का कारण बता दिया। इस पर ब्रह्मा जी ने राजा से कहा, हे राजन, जिन वरों का चुनाव तुमने किया है वे तो अब पृथ्वी पर जीवित ही नहीं है। ब्रह्मा जी की इस बात पर राजा हैरान हुआ। उसने पूछा, ऐसा क्यों कहते हैं परमपिता? तब ब्रह्मा जी ने उसे समझाते हुए कहा, हे राजन, जितनी देर तुम यहाँ ब्रह्मलोक में रुके हो उतनी देर में पृथ्वी पर 140 से अधिक युग बीत चुके हैं। जिन वरों का तुमने चुनाव किया था वे मर चुके हैं, और न केवल वे, उनकी कई पीढ़ियां भी समाप्त हो चुकी हैं। इसलिए अच्छा होगा कि अब तुम वापस जाओ और कोई अन्य योग्य वर ढूंढो। ये कहानी एल्बर्ट आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है। सहस्त्रबाहु, समय अलग अलग जगह अलग अलग तरह से काम करता है। अगर हम बहुत तेज चल रहे हों तो हमारे आसपास की चीजें धीरे हो जाती हैं, हमारी लंबाई भी छोटी हो जाती है। मैंने समय को आइंस्टीन से आगे जाकर समझा है। समय में यात्रा करने से व्यक्ति बूढ़ा हो सकता है, लेकिन ये सिर्फ भविष्य में यात्रा करने से होता है। भूतकाल में हमारे पास समय ही समय होता है। उद्धरण चिन्ह। मैं कहानी को सुनकर बहुत हैरान हूँ। मैं एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ हूँ। मेरे पिता संस्कृत के विद्वान थे, लेकिन उन्होंने कभी भी इस कहानी के बारे में नहीं बताया। सहस्त्रबाहु बोला, जो व्यक्ति विज्ञान का जानकार है वही इन कथाओं का रहस्य समझ सकता है। इसके लिए संस्कृत का ज्ञान बहुत जरूरी है। मैंने अपनी पढ़ाई के दौरान संस्कृत का भी अध्ययन किया था। ऐसी कहानियां कई धर्म ग्रंथों में भरी पड़ी हैं। मुझे जापान की एक कथा और याद आती है। डॉक्टर शून्य रामावल्ली ने कहा, तो प्लीज मुझे सुनाओ। क्यों नहीं। जापानी कहानी के अनुसार एक लड़का जो किसी गांव में रहता था, पास के जंगलों में लकड़ियां काटने जाता था। एक बार उसकी कुल्हाड़ी एक तालाब में गिर गई जो उसी जंगल में था। वह अपनी कुल्हाड़ी लेने तालाब में उतरा। वह पानी के भीतर गया और तलमे से अपनी कुल्हाड़ी लेकर बाहर आया। फिर वो लकड़ियां काटकर अपने गांव लौटने लगा। जब वो पगडंडी पर था तभी उसे ख्याल हुआ कि ये वो जंगल नहीं है जिसमें वो पहले लकड़ी काट रहा था। वो उसे कोई और जगह लग रही थी, पर वहाँ कुछ पहाड़ियाँ और निशान ऐसे थे जिन्हें देखकर उसे लग रहा था कि वो सही जगह है। वह थोड़ा और चलने लगा। आगे जाकर उसे अपना गांव नजर आ गया, पर वो बहुत बदला बदला सा लग रहा था। वहाँ कच्चे पक्के घर, सड़क, लोग, सभी कुछ नया लग रहा था। उसे कोई पहचान नहीं पाया, लेकिन कुछ देर बाद एक बुजुर्ग ने उसे पहचान लिया। वो बुजुर्ग और कोई नहीं, उसका 15 साल का पोता था जो उसके सामने 80 साल के बूढ़े के रूप में बैठा था। उद्धरण चिन्ह। ऐसा कैसे हुआ? सहस्त्रबाहु ने चकित होते हुए पूछा। दरअसल जिस तालाब में उसकी कुल्हाड़ी गिरी थी वो समय यात्रा का एक से था जो भूत, भविष्य और वर्तमान को जोड़ता था। हमारी दुनिया में ऐसे बहुत से सेतु हैं, बस हमें उनके बारे में ज्ञान नहीं है। कभी कभी हम गलती से उसमें पहुंच जाते हैं। उद्धरण चिन्ह। कहानियां बड़ी अजीब हैं। सहस्त्रबाहु के मुख से निकला। मैं मानता हूँ, लेकिन ये सब हमें समय के अलग अलग अनुभव और अलग अलग आयाम के बारे में बताती हैं। बताओ, ब्रह्मा जी के कितने मुख होते हैं? डॉक्टर शून्य रामावल्ली ने सहस्त्रबाहु से प्रश्न किया। 3। सहस्त्रबाहु ने तुरंत जवाब दिया, गलत। ब्रह्मा जी के 4 मुख होते हैं। अब मुझे समझ आया कि तुम्हें मेरी बातें समझने में कठिनाई क्यों हो रही है। तुम्हें विज्ञान विषय के बारे में जानकारी जरूर है, लेकिन वो नाकाफी है। खैर, जाने दो।
मैं तुम्हें फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। डॉक्टर शून्य रामावली उत्साहित होकर सहस्त्रबाहु को फिर से समझाने लगा, ब्रह्मा जी के 4 मुख होते हैं, जो 4 आयामों को दर्शाते हैं। इन्हीं गणित में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस और टाइम एक्सिस कहा जाता है। ब्रह्मा जी के चारों मुख 90 डिग्री के कोण पर स्थित हैं। ठीक वैसे ही जैसे आधुनिक गणित में रेखाओं के माध्यम दर्शाया जाता है, कुछ इस तरह। कहते हुए डॉक्टर शून्य रामावली ने कागज पेन पर उठा लिया और रेखाएं खींचते हुए बताने लगा, ये ब्रह्मा जी के 3 मुख हैं। इनके ठीक पीछे की तरफ एक और मुख है, इस तरह यही समय है, सहस्त्रबाहु। यह एकदम से दिखता नहीं है, पर वास्तव में इसी चौथे मुख से ब्रह्मांड की रचना हुई है। अन्य 3 आयाम इसी चौथे आयाम का विस्तार हैं। दूसरे शब्दों में, समय ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति का कारण है। समय ही सृष्टि है, उसे ही काल कहा गया है। कई बार इसे महाकाल बताया गया है क्योंकि ये सब तरफ है। डॉक्टर के चेहरे पर ज्ञान का सूरज दीप्त हो रहा था। समय ही सृष्टि है। सहस्त्रबाहु ने आश्चर्य में पड़ते हुए उसकी बात को दोहराया। हाँ, और इसी सृष्टि का पालन कर रहे हैं। डॉक्टर शून्य रामावली के कहने से पहले ही सहस्त्रबाहु बोल उठा, भगवान विष्णु। एकदम सही, सृष्टि के पालनकर्ता विष्णु हैं और विष्णु की नाभि से ही तो ब्रह्मा जी निकले हैं। फिर ब्रह्मांड का चौथा आयाम समय, सृष्टि का कारण कैसे हुआ? क्या सोच सकते हो? पता नहीं। उद्धरण चिन्ह। दरअसल चौथा आयाम यहीं से निकला है। विष्णु की नाभि से ही समय की सृष्टि हुई है। लेकिन विष्णु जिन्हें भूत, भविष्य और वर्तमान का संपूर्ण ज्ञान है, वह क्षीरसागर में रहते हुए सृष्टि का संचालन कर रहे हैं। क्षीरसागर एक अथाह और अनंत सागर है जिसकी तरंगे उत्पत्ति का कारण है। सृष्टि के पल पल का विस्तार ही यह सागर है। सब कुछ इसमें है, लेकिन दिक्कत यह है कि समय निरंतर प्रवाहित हो रहा है। वे तरंगे लगातार उठ रही हैं। समय इन्हीं तरंगों पर सवार होकर सारा कार्यक्रम चला रहा है, रचना, पालन और विनाश। इसलिए जब कोई भी उन तरंगों के विपरीत जाएगा तो उसे अपनी अतिरिक्त ऊर्जा को खर्च करना होगा। यही कारण है कि आगे कहता कि सहस्त्रबाहु उसकी बात पूरी करते हुए बोला, यही कारण है कि भविष्य में हम बूढ़े हो जाते हैं। उद्धरण चिन्ह। अब तुम कुछ समझ रहे हो? डॉक्टर शून्य रामावली उत्साहित होकर बोला। लेकिन फिर अतीत में जाने वाला व्यक्ति बूढ़ा क्यों नहीं होता? सहस्त्रबाहु ने पूछा। क्योंकि वह पहले ही हो चुका है। वह तरंग पहले ही निकल चुकी है। उसमें जाने के लिए हमें अतिरिक्त ऊर्जा खर्च नहीं करनी पड़ती है। उल्टा वो समय तरंग समय यात्री का हित और सहयोग करती है, जिस कारण तुम एक लंबे समय तक भूतकाल में रह सकते हो। डॉक्टर शून्य रामावली ने अपनी बात खत्म की। मुझे तो लगा था कि समय यात्रा को समझने के लिए बहुत कठिन गणितीय समीकरणों से गुजरना होगा, पर ये तो बहुत आसान लगता है। उद्धरण चिन्ह। इतना आसान भी नहीं है, ये बेहद जटिल और उलझाने वाला है। क्वांटम मैकेनिक्स, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और रामानुजन की फील्ड थ्योरी, जिनका इस्तेमाल ब्लैक होल को समझने के लिए किया जाता है। इसके अलावा ग्रेविटेशनल वेव मैकेनिक्स सबको साथ में जोड़ना और उपयोग करना कोई खेल नहीं है, और न ही किसी को कहानी सुनाने की तरह है। उसे यथार्थ के धरातल पर उतारना बहुत बड़ी चुनौती है और इसी चुनौती को मैंने पूरा किया है। 37। डॉक्टर ने आगे कहा, लगातार कई साल तक दिन रात काम करने के बाद मैं द रियल टाइम मशीन बनाने में सफल हुआ, पर तब भी मैं वह नहीं कर पाया जो मैं करना चाहता था। डॉक्टर शून्य रामावली किसी गहरी सोच में डूब गया था, मानो वह कुछ याद कर रहा था। क्या नहीं कर पाए आप? सहस्त्रबाहु चकित भाव से उसे देखने लगा, लेकिन डॉक्टर शून्य रामावली अपनी सोच में ही डूबा रहा। उसने सहस्त्रबाहु को कोई जवाब नहीं दिया। आप क्या नहीं कर पाए डॉक्टर? सहस्त्रबाहु ने फिर पूछा। उसे बताने का अभी समय नहीं आया है सहस्त्रबाहु, और तुम मुझे आप मत कहो, मुझे ये पसंद नहीं है। ठीक है डॉक्टर। सहस्त्रबाहु सोच में डूब गया। अच्छा, अब ये बताइए कि आप मुझसे क्या चाहते थे? सॉरी, तुम मुझसे क्या चाहते थे? ये सही सवाल पूछा तुमने। मैं तुमसे क्या चाहता था? मैं तुमसे क्या चाहता हूँ? डॉक्टर रामावली ने अपने वाक्यों को दोहराते हुए कहा,
मैं तुमसे ये चाहता हूँ कि तुम मुझे कुछ वॉलंटियर लाकर दो, ऐसे वॉलंटियर जिन्हें मैं गुप्त रूप से समय यात्रा पर भेज सकूं। अब यह मत पूछना कि मैं उन लोगों को समय यात्रा पर भेजकर क्या करवाना चाहता हूँ। समय आने पर मैं तुम्हें ये भी बता दूंगा, पर अभी तुम्हें अपना वादा याद करते हुए मुझे हाँ कहना होगा। तुम्हें मेरा साथ देना होगा। उद्धरण चिन्ह।